बनना है, लाइक जैसे अभी हम कॉलन काइमा पढ़ने वाले हैं, तो फिर इसी पैरन काइमा से कॉलन काइमा बन जाएगा। और अभी हम इसके बाद स्क्लेरन काइमा पढ़ेंगे, तो इसी पैरन काइमा से, ऐसा नहीं कि वो कॉलन से बनेगा, इसी पैरन काइमा से स्क्लेरन काइमा बन जाएगा। आगे भी जो हमें पढ़ने हैं देन सेम द केस। तो पैरन काइमा इसीलिए हमने पढ़ा था कि वो प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू कहलाता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। कॉलन काइमा में क्या होगा, आपने सेल पढ़ लिया? यस सर। यस सर। सेल चैप्टर पढ़ लिया है? सेल में सेल वॉल पढ़ा होगा। सेल वॉल में आपको पढ़ाया गया यस होगा सर। कि सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी है, फिर एक सेकेंडरी सेल वॉल आती है। यस सर। सेकेंडरी सेल वॉल हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इस टाइप के मटेरियल की बनती है, और प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी बनती है बेसिकली, है ना। तो पैरेन्काइमा में अभी हमने लिखा था, हालांकि काफी टाइम हो गया, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ये पेज है पैरेन्काइमा के लिए। ये पैरेन्काइमा में थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। सेल वॉल कैसी है? थिन है और सेल्यूलोज की बनी है। तो इन टर्म्स ऑफ सेल वाले चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा प्राइमरी सेल वॉल, या उसको सेल्यूलोजिक सेल वॉल बोलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इस सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल बनेगी, जैसे आपको सेल में पढ़ाया गया होगा, दैट विल बी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की बनी है? अगर सेकेंडरी सेल वॉल हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की है तो बन जाएगा कॉलन काइमा। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इन चीजों की है तो बन जाएगा इसके बाद वाला स्क्लेरन काइमा। और जब स्क्लेरन काइमा बनेगा तो अंदर से प्रोटोप्लाज्म भी खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली सेल वॉल रहेगी। तो इन दोनों ही टिश्यू में जो स्ट्रेंथ आ रही है कि एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा इनमें स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। सेकेंडरी सेल वॉल बनने से स्ट्रेंथ, सेल वॉल का काम आपने पढ़ा होगा, सेल वॉल का मेन फंक्शन है सेल को शेप प्रोवाइड करना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ सेल। अगर एक सेल स्ट्रेंथ दे रही है तो बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अगर एक टिश्यू स्ट्रेंथ दे रहा है तो उसमें ऐसी सेल्स जिनमें सेल वॉल जितनी ज्यादा होंगी, जितनी रिजिड होंगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो कॉलन काइमा लिविंग टिश्यू है लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जबकि स्क्लेरन काइमा डेड हो जाएगा, स्ट्रेंथ वो भी प्रोवाइड करेगा। और एक डेड वाले में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिविंग, ये भी हम देखेंगे। ये मेन चेंजेस है, बाकी जो चेंजेस आएंगे कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के, हमें वो भी देखने हैं, है ना। बट दिस इज अ मेन डिफरेंस कि एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बन जाएगा और एक डेड मैकेनिकल टिश्यू बन जाएगा। सो हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। सर। हाँ बोलो बेटा। सर पैरेन्काइमा में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है फिर? हाँ, पैरेन्काइमा में सिर्फ प्राइमरी है। प्राइमरी सेकेंडरी का इश्यू आपको यही याद रखना है कि आपने पढ़ा तो है ना सेल वॉल की, अगर सेल्यूलोज की सेल वॉल है तो प्राइमरी ही होती है। कभी भी सेल्यूलोज की सेल वॉल सेकेंडरी नहीं हो सकती। और जो सेकेंडरी सेल वॉल के मटेरियल है वो कभी प्राइमरी में नहीं हो सकते। ये तो सेल वॉल जहां पे टॉपिक पढ़ाया गया होगा वहां भी आपने इन चीजों को देखा होगा। तो हमें ये वो भी ध्यान रखना है कि सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि जब चीजें मिक्स करके आती है ना किसी क्वेश्चन में, जैसे नीट के एग्जाम में आ गया, तो आपको क्या एनाटॉमी में पढ़ना है और क्या सेल में पढ़ना है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कि वो बायो का पार्ट है, तो कहीं को किसी भी बात से जोड़ के वो दे देते हैं। तो ये चीजें भी हमें करनी है, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि सेल आपने पढ़ लिया है, तो अगर सेल वॉल के बारे में पढ़ा है तो हम आसानी से उन चीजों को कंक्लूड कर पाएंगे। सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा सेल्यूलोज के अलावा किसी भी चीज की होती है, फिर वो जिस चीज की होगी अकॉर्डिंगली उसका नाम होगा। और प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज की होती है। मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा में केवल थिकनेस का डिफरेंस है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक इमैच्योर है तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी। पैरेन्काइमा में एज कंपेयर टू मेरिस्टेम थोड़ा ज्यादा थिकनेस हो गई। कॉलन काइमा में सेकेंडरी सेल वॉल बन गई और ज्यादा सेल वॉल की थिकनेस हो गई। इस तरीके से चीजें आ रही हैं हमारे साथ। सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये सेलो अगर समझ में नहीं आया। सेल वॉल, यस सर। सेल वॉल पढ़ा है आपने ना पूरा? नहीं सर, हमारे बैच का नहीं हुआ। भाई यही तो पूछ रहा था आपसे कि पढ़ा है सर नहीं एक पढ़ा है बैच आप लोग। सर एक बैच का तो हुआ है, एक बैच का कोई नहीं हुआ। कोई कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही कि अच्छा सर हमने पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा। हाउ कैन आई नो कि आपने से कितने ने कहाँ तक पढ़ा है? मैं तो सिर्फ पूछ सकता हूँ कि आपने कोई चीज पढ़ी है आगे या नहीं पढ़ी है। कोई इशू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप समझ लेंगे, है ना। ये देखो, पहले आप यही समझ लो, सेल में जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे आप।
कोई भी सेल होगी, लाइक ये एक सेल है ना, डिवाइड कर गई, दो बन गई, तो दो सेल के बीच में जो पहली लाइन बनती है, ये जानते हैं, इसको मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल मतलब बीच में, लैमेला मतलब लेयर। मान लीजिए ये सेल ऐसी थी, जब इसमें बीच में आपने डिफरेंस किया, मतलब जब बीच में आपने लाइन बनाई, तो वो लाइन क्या कहलाती है? मिडिल लैमेला। ये सेल वॉल नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला बोलते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक में भी होगी। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, तो उनमें दो सेल के बीच में कोई ना कोई तो पार्टीशन आएगा, तभी तो सेल बनेगी, वरना पार्टीशन नहीं होगा तो सेल नहीं कहलाएगी। फिर तो ये एक सेल हो गई। क्योंकि ये चीजें सेल और सेल डिवीजन दोनों चैप्टर को मिला के आप पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे। अगर मेरी बात नहीं भी समझ में आए तो भी आप ये मान के चलिए कि आगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसमें ये पूरी बात डिटेल में समझाई गई होगी कि ये कैसे बनती है। तो एक सेल से जब दो सेल बनेगी तो बीच में एक पार्टीशन बनता है, तो शेप चेंज हो गया, कोई इशू नहीं है, पार्टीशन बन गया, तो दैट पार्टीशन इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। अब इस मिडिल लैमेला के अंदर, क्योंकि सेल वॉल हमेशा अंदर ही बनती है, एक सेल वॉल बनेगी, लाइक ये एक सेल वॉल बन गई, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और ये हमेशा सेल्यूलोज की होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज की ही होती है ना। अब ये इसकी थिकनेस कितनी है वो डिपेंड करता है कि मैं इसको थिक बना दूं या थिन बना दूं। इसका केमिकल नेचर एक ही है कि ये सेल्यूलोज की है। बस इतना ही डिफरेंस था हमारे लिए कि अगर मेरिस्टेमेटिक था तो ये थिकनेस के हिसाब से थिन थी, वहां हमने क्या लिखा था कि ये थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। इन केस ऑफ मेरिस्टेम, जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, और फिर इसके कंपैरिजन में हम लिख रहे हैं कि ये थिक हो गई, हालांकि अभी भी ये थिन ही है। इन केस ऑफ पैरेन्काइमा, ये भी आप पढ़ चुके हैं, यहां तक आपको मैंने पैरेन्काइमा तक करा ही दिया था। अब क्या करना है? अब इसके अंदर और आपको एक सेल वॉल बनानी है, लाइक दिस, क्योंकि सेल वॉल बनती अंदर ही है, तो ये एक सेल वॉल बन गई। अभी मैं बाकी डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा ही आपको, बट इट लुक्स लाइक दिस, कि एक और सेल वॉल बन गई। एक और सेल वॉल बनेगी तो अब इस ब्लू वाली को क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये बनी किस चीज की है ये डिपेंड करता है। अगर ये हेमी सेल्यूलोज की है, जो जर्नल कंपोनेंट है मैं वो बता रहा हूँ, अलग अलग प्लांट के अलग अलग हो सकते हैं, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की है, तो ये टिश्यू अभी हम पढ़ेंगे, ये बन जाएगा कॉलन काइमा। मतलब एक पैरन काइमा से कॉलन काइमा पे पहुंच गए आप। और अगर ये चीज लिग्निन की है या सुबेरिन, अलग अलग मटेरियल है, या क्यूटिन, तो ये बन जाएगा स्केलेरन काइमा। ये भी अभी आप आज पढ़ने वाले हो। सो डिपेंडिंग ऑन द केमिस्ट्री, सेल वॉल की केमिस्ट्री क्या है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही केस में अगर इससे पूछोगे कि ओरिजिन में क्या है, तो ये सेकेंडरी है, चाहे इसकी हो या इसकी हो। पर जब आप पैरेन्काइमा की बात करोगे तो ये ओरिजिन में कैसी है, तो ये प्राइमरी है ना। और मेरिस्टेमेटिक में कैसी है, देन अगेन प्राइमरी है ना। तो सेल वॉल के हिसाब से ये चारों टिश्यू अलग हो गए, मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जैसे हमने कहीं मेरिस्टेम के लिए पढ़ा था, पोजीशन अलग ओरिजिन अलग। तो ओरिजिन के हिसाब से सेल वॉल दो ही हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जाम्पल आ गए मेरिस्टेम और पैरेन्काइमा प्लांट में, और सेकेंडरी के एग्जाम्पल आ गए कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बट अगर कहें कि केमिस्ट्री के हिसाब से कितने टाइप की है, तो तीन टाइप की हो गई। पैरेन्काइमा और मेरिस्टेम दोनों में सेल्यूलोज की है, वन टाइप, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, थिकनेस का डिफरेंस है। दूसरा हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की है, कॉलन काइमा। तीसरा लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन में से किसी एक की है, स्कर्रन काइमा। तो केमिस्ट्री अलग है और दोनों का बनना अलग है। यही अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा कि सेल वॉल इस चीज की है। बाकी फीचर्स भी आएंगे डिफरेंस के हिसाब से, बट मेजर डिफरेंस दोनों में यही आएगा कि यहाँ सेल वॉल हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की है, और यहाँ ऐसी। ये भी जरूरी नहीं कि ये पूरा ऐसे ही बने जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया। अलग अलग सेल के अंदर मटेरियल यही रहेंगे, फिक्स है ये, कि कॉलन काइमा में ये और स्क्लेरन काइमा में ये, मटेरियल में चेंज नहीं आएगा। अपीरियंस में चेंज हो सकता है कि वो लेयर के जैसी है या पैच की फॉर्म में टुकड़ों में डिपॉजिट हुआ, कुछ भी अभी हम बनाएंगे अलग अलग केस में, तो आप समझ जाओगे, है ना। सर जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर वाला हेक्सागन है वो किस चीज का है? ये जो बनेगा ब्लैक लाइन से, हाँ ये ये हाँ मिडिल लेवल आएगा ना, हर चारों तरफ सेल ही तो बनाओगे आप।
लाइक अगर मैं वो यहाँ अच्छा। सेल बना दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बना दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बना दूंगा ओके ओके, तो सॉरी यहाँ सर। हो गया। हाँ। इसीलिए तो हमने बोला कि सेल वॉल हमेशा अंदर बनती है, अगर आप इसके बाहर बनाओगे तो इस सेल के लिए अंदर हो जाएगा, है ना। यस सर। तो इसीलिए लिखा जाता है कि सेल वॉल की ग्रोथ हमेशा अंदर होती है। एक लेयर बन गई, दैट इज पार्टीशन, मिडिल लेमेला, और उसके अंदर सेल वॉल बनेंगी डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट सिस्टम, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की केमिस्ट्री अलग होती है और एंजियोस्पर्म की केमिस्ट्री अलग है। जिम्नोस्पर्म में कुछ और भी सेल वॉल होती है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया भी जाएगा तो ये पढ़ाया जाएगा, तो जो पढ़ाया जाएगा वही मैंने आपको बताया कि हमें इस तरीके से ही चीजों को पढ़ना है ना। और सर ये मिडिल लेवल डिवाइड कैसे हुई? उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा आपको कि सेल डिवाइड कैसे करती है ना? पूरा चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब पूरा चैप्टर, वो भी जू में चैप्टर है, मेरा भी नहीं है वो एक्चुअली। तो जूलॉजी में आप सेल कैसे डिवाइड करती है, जूलॉजी का मतलब है जूलॉजी वाले सर आपको पढ़ा देंगे कि सेल कैसे डिवाइड करती है, सेल साइकिल सेल डिवीजन, एक पूरा चैप्टर है, उसको आप देखोगे बाद में। अभी तो हमने मान लिया कि सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने में जो लाइन बनेगी जिसे हम पार्टीशन बोल रहे हैं, उस लाइन को मिडिल लेमेला बोलते हैं। तो इसके जितने पार्ट हैं, इसके हर पार्ट में 2 सेल वॉल होंगी किसके? सर? जैसे एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है एक सेल में, हाँ, डिवाइड डिवाइड होगा। सब में होगी, सब में बनाओगे, सबके अंदर एक रेड लाइन बना लो, सबके अंदर एक ब्लू लाइन बना लो। ओके सर। सर हाँ, सर वैसे सेकेंडरी सेल वॉल तो 3 होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल 3 कैसे? यस सर, वो S1 S2 S3। वो फिर आप और डिटेल में जाओगे, अगर मैं ये समझाऊंगा तो भी बाकी बच्चे वो कहेंगे कि सर S1 S2 S3 क्या होता है। तो मेरा टॉपिक सेल वॉल पढ़ाना नहीं है ना। आप में से किसी बैच ने कहा कि सर हमने पढ़ा नहीं है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया। इसके बाद क्योंकि आप सेल में चीजों को पढ़ोगे सेल के हिसाब से, तो मेरा काम अभी सेल वॉल पढ़ाना नहीं है। ऐसे तो मैंने जिम्नोस्पर्म का भी छोड़ दिया। तो आप जब पढ़ोगे, मतलब जो भी जिस बैच में पढ़ा दिया वेल गुड, नहीं पढ़ाया तो आगे आपको पढ़ना ही है। बस आपको ये समझना है कि ठीक है, मैं जो वर्ड यूज करने वाला हूँ वो ये कि कॉलन कायमा में सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, तो आपको सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है ये पता होना चाहिए। बस मेरा काम इतना था। किसकी बनेगी वो मैं लिख ही दूंगा कि लाइक इसकी बनी है या इसकी बनी है, ये वाला टिश्यू है तो ये, और ये है तो ये। और कैसे बनेगी वो भी नहीं पढ़ना, उसके लिए सेल साइकिल सेल डिवीजन आप पढ़ोगे कि सेल वॉल बनती कैसे है। मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ कि किसकी बनी हुई है, बट वो कैसे बनी है दैट इज डिफरेंट थिंग। और फिर सेकेंडरी सेल वॉल में लेयर कितनी बनाओगे दैट इज अनदर थिंग, लाइक S1 S2 S3, इस तरीके से। फिर एक टर्शरी सेल वॉल का भी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म का, फिर वो कुछ और चीजें आएंगी। तो हमारा टॉपिक अभी सेल वॉल नहीं है। जू में मतलब जब सेल वाले चैप्टर में आप सेल वॉल पढ़ोगे तो वहां जितना सिलेबस में होगा वो बताया जाएगा। हमें केवल ये देखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल अगर है तो किसकी है और कैसे है। कैसे है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, बनी कैसे वो फिलहाल का कंसर्न नहीं है। हटा दो शीट, हम कॉलन कायमा लिखते हैं क्योंकि हमें वहीं से स्टार्ट करना है। सेकंड टिश्यू इज कॉलन कायमा। पहला हमने पैरन कायमा पढ़ा था, ये कॉलन कायमा है। इन शॉर्ट इसको आप बोलोगे तो ये लिविंग है, मैकेनिकल टिश्यू है, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो निक नेम में इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग होने का मतलब हैविंग प्रोटोप्लाज्म, सेल है, और टिश्यू के हिसाब से भी आपने देखा कि ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहलाएगा। अब हम इसको अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखना है। अगर इसको आप ट्रांसवर्स सेक्शन में समझोगे, मैं डायग्राम से भी आपको बना देता हूं। तो लाइक ये सेल्स हैं, अभी जैसे मैंने बनाया था तो उस हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ। ये सेल्स हैं, बाकी हर तरफ कुछ ना कुछ सेल्स तो आएंगी। सर हाँ बोलो। सर आपने लिविंग क्यों लिखा है? क्योंकि अंदर प्रोटोप्लाज्म है, सेल लिविंग है तो सेल डेड भी होती है। हाँ ठीक है, तो ये तो मिडिल लैमेला एज यूजुअल हो गई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए भी यहाँ पे। अब क्या अभी मैंने बताया, इसके अंदर एक सेल वॉल बनेगी, तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई जो सेलुलोज की है। मैं भी डायग्राम में लिख दूंगा आपको, एक सेल में बना रहा हूं, बाकी फिर आपको ध्यान में रखना है क्या केस है। सो दिस इज प्राइमरी और सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक, ये सेलुलोज की बनी है, प्राइमरी हो गई। अब कॉलन कायमा में सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, लेकिन
कॉलन कायमा में जब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बनती है। जैसे इन मोस्ट ऑफ द केस, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वहां जब ये बनेगा तो डिपोजिशन कॉर्नर पे होगा केवल, लाइक दिस। ये जो कॉर्नर है ना, केवल यहाँ डिपोजिशन हुआ है। जैसे मैंने हेक्सागोनल सेल बनाई है तो हेक्सागोन का कॉर्नर आ गया, पेंटागन होगा तो पेंटागन का मान लीजिए, रेक्टेंगुलर होगा तो 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे। तो डिपेंड करेगा क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग टिश्यू है, तो बस हम कॉर्नर्स पे डिपॉजिट कर रहे हैं। और ये भी केवल मोस्ट ऑफ द केस में, नॉट ऑलवेज, क्योंकि जो सिलेबस हमारा है वो इस तरीके से है। तो ये जो ब्लैक है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। और ये है कैसी, दिस इज थिकनिंग है यूजुअली एट द कॉर्नर्स। यूजुअली इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में ये लेयर की फॉर्म में ना होके केवल कॉर्नर पे डिपॉजिट होगी। है किस चीज का, ये बना है हेमीसेल्यूलोज, अभी हमने लिखा था, मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, है ना। किसका बना है, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो दो चीजों का मिलके बना है। ये जो कॉर्नर पे मटेरियल केवल डिपॉजिट हुआ है, पूरी लेयर की फॉर्म में नहीं हुआ। आप पूरी लेयर पे भी बना सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। और अंदर ये सेल लिविंग है, अंदर लिविंग है तो अंदर वैक्यूल होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जो भी आप पढ़ते हैं दैट इज सेम। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग मैटर ऑफ द सेल, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म होगा, एक सेकेंडरी सेल वॉल होगा और एक प्राइमरी सेल वॉल होगा। ऐसा कोई टिश्यू है तो कॉलन कायमा कहलाएगा। और ये ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा है आपने, वैसे भी आप हर चीज का ट्रांसवर्स सेक्शन ही बनाओगे, है ना। जैसे ये स्टेम है पेन, तो हम इसको यहां से कट करेंगे गोलाई में, तो इसका हेक्सागोन आ जाएगा। ये रेनॉल्ड का पेन है तो इसमें ये लाइंस बनी हुई है, तो एक हेक्सागोन का सेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ आप इमेजिन कर लीजिए। अब इसके अलावा और इसमें क्या खास बात है, ये तो वो चीज हो गई जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए कि जब आपको कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स दिखाई दें और उनकी केमिस्ट्री ये है कि वो हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे कॉलन काइमा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक। यहाँ पे सेल्स बनी है, थिकनिंग एट द कॉर्नर है, और ऐसा भी नहीं कि ये 6 बराबर है अनइवनली, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, थिकनिंग्स बस कॉर्नर पे होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। सेल का शेप डिपेंड करता है। मैंने तो हेक्सागोन बना दिया, बट क्योंकि हमें पूरा पढ़ना है टिश्यू के हिसाब से, देन अगेन इट मे बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हो गई कि आप शेप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज, मोस्टली, जो स्पेस की बात थी कि पैरेन्काइमा इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेस, यहां पे आपको यूजुअली स्पेस नहीं मिलेगा। इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। बट ये याद रखिएगा कि सर मोस्ट ऑफ शेप द ऐसी भी हो सकती है। शेप कुछ भी हो सकती है। अब आप ये कहें कि ओवल में सर कॉर्नर कैसे आएगा, तो ओवल में जो जहां पे आप कर्व बनाओगे वहां डिपॉजिट हो जाएगा। सर ये मल्टी लेयर होंगे सिंगल लेयर? या लेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, कॉर्नर्स पे बनाओगे तो इसमें लेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेयर पे अगर बनाओगे तो फिर आपको फिर वो दूसरे टाइप का हो जाएगा। मतलब कॉलन काइमा के भी अलग अलग टाइप हैं, बट हमें तो पढ़ने नहीं है। तो आप लेयर में नहीं बनाओगे, इसको कॉर्नर्स पे बनाओगे। थिकनिंग्स यूजुअली एट द कॉर्नर। और जो ये यूजुअल लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कॉर्नर पे थिकनिंग मिले आपको, कई बार लेयर की फॉर्म में भी मिलेगी, बट वो हमें पढ़नी नहीं है। तो जैसे इंटरसेल्युलर स्पेस है वो आपने बताया था कि मल्टी लेयर में प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर में एब्सेंट होता है। तो इसमें तो अंदर एब्सेंट होगा और जब दूसरा पढ़ेंगे तो प्रेजेंट होगा। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया और आपने क्या समझा। आपने भी मुझे बोला कि आपने पढ़ाया कि अगर सिंगल लेयर्ड होगा तो स्पेस नहीं होगा और मल्टी लेयर्ड होगा तो स्पेस होगा, पर आप आधी बात भूल गए। मैंने ये पढ़ाया आपको पैरेन्काइमा पे, अप्लाई आप कहाँ कर रहे हो, कॉलन काइमा पे, तो गलत हो गया ना। मैंने जो पढ़ाया वो भी तो समझना है कि मैंने कहाँ कितनी बात पढ़ाई है आपको। मैंने भी कॉलन काइमा में तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपको कि वो
सिंगल लेयर्ड है तो प्रेजेंट होगा, मल्टी लेयर्ड है तो एब्सेंट होगा। ये तो मैंने आपको पैरेन्काइमा में बोला था, तो पैरेन्काइमा तक उस बात को याद रखिए कि अगर पैरेन्काइमा सिंगल लेयर्ड है तो स्पेस नहीं होगा, पैरेन्काइमा मल्टी लेयर्ड है तो स्पेस आएगा। ये बात पैरेन्काइमा पे अप्लाई करनी है, कॉलेनकाइमा पे नहीं। दूसरी बात, अब अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप एंगल वाली सेल्स बनाओगे जो यूजुअली होती हैं, चाहे पॉलीगोनल हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, रेक्टेंगुलर हो, जब आप एंगल वाली सेल्स बनाओगे तो कॉर्नर आएगा, और कॉर्नर आएगा तो उस पर डिपोजिशन हो गया, स्पेस खत्म हो जाएगा, बिकॉज एंगल के हिसाब से स्पेस को अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर सेल ओवल या स्फेरिकल है तो स्पेस आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ ये नहीं लिखा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूजुअली एब्सेंट है, मोस्टली एब्सेंट है। तो वो मोस्टली क्यों लिखा गया? क्योंकि जब ये वाला शेप आएगा तो स्पेस नहीं आएगा, जब ये वाला शेप है तो स्पेस होगा, और जब यहाँ पे स्पेस होगा तो उस स्पेस का क्या होगा? कुछ नहीं, स्पेस तो पैरेन्काइमा में भी खाली था, स्पेस यहाँ भी खाली रहेगा। मल्टी लेयर्ड आप बनाओगे उस केस में भी तो स्पेस आ ही जाएगा भाई। मल्टी लेयर्ड के हिसाब से अगर आपने बनाया कि मल्टी लेयर्ड मैंने ऐसे बनाया तो स्पेस आ रहा है ना। यस सर। और अगर आप कॉर्नर पे, अगर आपको लगता है तो आप किसी भी कॉर्नर पे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये हेमीसेलुलोज या पैक्टिन का डिपोजिशन कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये सेल कैसी हो गई? ये बन गया कॉलेनकाइमेटस, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपोजिशन कर दिया आपके हिसाब से। और अगर आप ऐसे बनाओगे लाइक दिस तो स्पेस नहीं आएगा ना, कॉर्नर्स तो अभी भी आ रहे हैं। अब आप यहाँ डिपॉजिट कर लीजिए इस कॉर्नर पे, इसके लिए इस कॉर्नर पे, ये इस तरीके से दिखाई दे जाएंगे आपको। तो यहाँ स्पेस नहीं आएगा, तो स्पेस तो यहाँ हो सकता है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सेल्स ऐसी ही होती हैं, ये रेयर केस है। इनके भी नाम है, मींस कॉलेनकाइमा के भी टाइप हैं, बट हमें पढ़ने नहीं है। तो आप प्लीज मुझसे नाम मत लिखवाइएगा कि इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला, ये जो एक एक चीजें हैं ना, एक एक चीज करके आपका जितना तो काम का सिलेबस है वो होगा, और उससे दुगना पूरी बायो तक खत्म होते होते आपके लिए एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा, जो आपके बिल्कुल काम का नहीं है, जो आपके नीट में कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला। तो इसलिए हमें लिमिटेशंस रखनी है कि जी इससे आगे नहीं जाना। आपने कहा तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। एक और टाइप का अरेंजमेंट होता है, कॉलेनकाइमा 3 टाइप की होती है, बट हमें केवल एक ही टाइप की पढ़नी है ना। तो इस पे फोकस करिए कि हमें ये वाला देखना है जो यूजुअली एट द कॉर्नर है। लाइन याद रखिएगा कि ये ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है, ये मोस्ट ऑफ द केस में लिखा हुआ है। अब ओके सर। क्लियर है आपकी बात? यस सर, क्लियर है। सर हमने पैरेन्काइमा में भी सेल शेप के लिए पॉलीगोनल लिखा था, लेकिन आपने उसके लिए मतलब कहा नहीं था तब कि उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट हो सकती हैं। उसमें मैंने आपको बनाया था, किसी ने पूछा था कि सर पॉलीगोनल में, ये पॉलीगोनल जब हम शेप बनाएंगे पैरेन्काइमा में तो स्पेस कैसे बनेगा? तो मैंने बताया कि अगर सारी सेल्स एक जैसी नहीं है, लाइक कोई हेक्सागोनल है, कोई पेंटागोनल है, हेक्सागोनल के पास पेंटागोन को अगर आप अरेंज करोगे तो स्पेस आ ही जाएगा। आप बना के देख लीजिए, सिंपल ज्योमेट्री है कि एक हेक्सागोन है, एक ये पॉलीगोन सर है, पर एक अगर पेंटागोन है। नेबरिंग सेल सेम ही शेप के हुए तब होते तब नहीं है ना तो नहीं एक्चुअली, आएगा ना। होते अच्छा, नहीं है ना वो ये भी तो दिक्कत है कि होते ही नहीं है तो कैसे आ जाएगा। ओके सर। तो हमें ये मतलब जो चीजें जर्नलाइजेशन में हमने ली है वो इसी तरीके से ली कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, इसीलिए शायद वो जर्नल लिखा हुआ है कि स्पेसेस प्रेजेंट होंगे यूजुअली। स्पेस कहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे? दैट इज द केस कि हम जब सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा बनाएंगे। यहाँ तो मल्टी लेयर्ड ही है। जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर में जहाँ कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है, वहां हर जगह मल्टी लेयर्ड है। तो बात ही खत्म हो गई कि अगर मल्टी लेयर्ड है तो बनाना तो मल्टी लेयर्ड है। अब बस ये देखना है कि मल्टी लेयर्ड में स्पेस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स में कॉर्नर पे थिकनिंग्स होती है, और कॉर्नर वाली सेल्स जब आप बनाओगे तो यूजुअली स्पेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे केस में स्पेस नहीं आ रहे तो इसलिए लिख दिया गया कि मोस्टली स्पेसेस आर एब्सेंट। बट जब ये वाला अरेंजमेंट होगा तो डेफिनेटली स्पेसेस होंगे, इनको कुछ और बोलते हैं, है ये कॉलेनकाइमा ही, बट उसके भी फर्दर टाइप्स हैं, तो हम उसको किसी और नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे होगी। लोकेशन को देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ मिलेगा कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में कहाँ कहाँ मिलेगा? जहां जहां पे प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए। तो कि इसका फंक्शन से ही देख लेते हैं, चलो फंक्शंस क्या है कॉलेनकाइमा के। तो फंक्शंस में पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइड
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही फंक्शन है, इसीलिए इसको हमने लिविंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है और मैकेनिकल टिश्यू बोल दिया, तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बन के तैयार हो गए। अब क्या इसमें समझना है, जैसे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए, तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, एक लीफ के लमाइना का जितना भी वेट होता है वो एक्चुअली पीटीओल पे पड़ता है ना। अगर मान लीजिए जैसे आप किसी भी नेचर में लीफ को देखो कि ये एक लीफ है, आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि इस लीफ का जो भी वेट होगा और इस पीटीओल का जो वेट होगा उससे कहीं ज्यादा इसका आएगा। इस पूरी लीफ का वजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर हवा चल रही है तो लीफ यहाँ से हिलती है, यहाँ से नहीं हिलती, और फिर भी यहाँ से टूटती तो नहीं है। इसका मतलब पीटीओल जहां पे होगा वहां पे टिश्यू को स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसे फ्लावर में पेटल्स को आप देखो, तो रोज का मान लीजिए आपने अगर फ्लावर बना दिया, तो रोज के फ्लावर्स में ऐसा तो नहीं है कि फूकोगे तो पेटल्स उड़ जाएंगे, नीचे से कहीं ना कहीं तो जुड़े ही होते हैं ना। तो इसका मतलब वहां पे टिश्यू को थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, लीफ को भी अगर आपने यहाँ से इसको कस के नीचे खींच दिया तो टूट जाएगा, यहीं से टूटेगा, बीच में से नहीं टूटता। आप किसी भी लीफ में इस चीज को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, एक्चुअली कॉलन काइमा है ना। तो आपके बुक में एग्जाम्पल लिख दिया होगा कि आपको ये कहाँ मिलेंगे, एट द बेस ऑफ लीफ, है ना। बेस ऑफ लीफ को आप पीटीओल भी लिख सकते हैं, पीटीओल। वहां पे अगर स्टेम यंग है, यंग स्टेम का मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड है, जो आप शूट से बनाओगे, है ना। तो जब छोटा सा प्लांट होगा तो उसके यंग स्टेम में जितनी स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉलन काइमा, क्योंकि वहां वो टिश्यू होते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने देखा, ये भी मैंने बताया आपको कि लीफ हवा चलेगी तो हिलेगी, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, रेजिस्ट करने की पावर, कि अगर हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो पार टूट के ना गिर जाए, तो अगेंस्ट दैट फोर्स जो विंड ब्लो करके उसके सामने आ रही है, तो लीफ टूट ना जाए, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जगह पे जो टिश्यू है उसकी है, एंड दैट टिश्यू इज कॉलनकाइमा। सो दूसरा फंक्शन क्या होगा, बीइंग फ्लेक्सिबल इन नेचर, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग चीजें होती हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे टू द प्लांट बॉडी या टू द प्लांट पार्ट, जो भी प्लांट पार्ट होगा उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। कई बार इनमें भी क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट अगर बन गया तो रादर देन कि वो फूड स्टोर करे, वो फूड बनाना शुरू कर देगा। फिर एक नाम भी दिया उसे, क्लोरेनकाइमा बोला। एग्जाम्पल में हमने लीफ की मीजोफिल सेल्स पढ़ी थी। ऐसे ही कुछ केसेस में, नॉट ऑलवेज, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केस में तो पैरेन्काइमा ही ये काम करता है। देयर आर फ्यू केसेस जहां पे ये क्लोरोप्लास्ट को भी डेवलप कर लेते हैं, और अगर ये क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर लेंगे तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, फूड का एसिमिलेशन, फूड की सिंथेसिस करना शुरू कर देंगे। तो ये भी है, इफ डेवलप क्लोरोप्लास्ट देन स्टार्ट्स फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। कंडीशन इज कि वो क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करे तो आएगा, कि अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, फूड का एसिमिलेशन कर लेंगे। एसिमिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एसिमिलेटरी कॉन्सेप्ट, एसिमिलेटरी फंक्शन कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और अगेन जो लास्ट वाला फंक्शन है वो हम लास्ट में ही पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कैम्बियम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, कॉर्क कैम्बियम। तो जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो कॉलन काइमा से ही बनती है ना। सिर्फ लिख रहा हूं मैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ, जब आप कैम्बियम की बात करेंगे तब देखेंगे, कॉर्क कैम्बियम। तो ये आपको याद रखना है, फिलहाल के लिए सिर्फ याद ही रखना है कि कॉर्क कैम्बियम कॉलन काइमा से बनती है। जब हमें डिटेल पढ़नी है कॉर्क कैम्बियम की, तो जब आएगा तब हम उसको देखेंगे, है ना।
डाइकॉट का जो स्टेम होता है उसमें एक पार्ट अभी हम पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस, वो हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा की बनती है ना। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मिस, जैसे एपिडर्मिस होती है, एपी मतलब एबव, डर्मा मतलब लेयर, तो ऊपर की लेयर है तो एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस उसके नीचे जो लेयर आएगी, हाइपो मतलब बिलो, डर्मा मतलब लेयर, नीचे वाली जो लेयर होगी वो हाइपोडर्मिस होगी। तो हाइपोडर्मिस बनाती है कहाँ, ये फिक्स है, इन डाइकॉट स्टेम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आगे हमें पूरे डिस्कस करने हैं। अभी तो 3 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स आगे आपको डिस्कस करने हैं, तो याद रखिएगा। सो ये हो गया हमारा सेकंड टिश्यू, दैट इज कॉलन काइमा, है ना। अब थर्ड पे चलते हैं, स्केलेरन काइमा। ठीक है, स्केलेरन काइमा में क्या बनेगा, डायग्राम आप यहीं समझ लीजिए। एक तो ये जो पैच में हमने बनाई है कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स की फॉर्म में, इसकी जगह हम पूरी पूरी लेयर बनाएंगे। अंदर से क्या होगा, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगी सेल पूरी ब्लैंक, कुछ नहीं है। क्या है, केवल सेल वॉल, सेल वॉल के अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो फिर डेड हो जाएगा, बिकॉज लिविंग मैटर तो ये क्या, सेल वॉल लिविंग नहीं होती। जिन्होंने पढ़ रखा है इट्स गुड, नहीं पढ़ा है तो आगे आप सेल में पढ़ोगे चैप्टर में। सेल वॉल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग स्ट्रक्चर। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर ऑफ द सेल कहलाता है, कि सेल में लिविंग कंपोनेंट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। सेल में नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होता है, सेल वॉल और मिडिल लैमेला। अभी हमारा काम है सेल वॉल के हिसाब से पढ़ना। तो सेल वॉल में से ये जो डॉट बने हैं, जो सेंटर में खाली जगह है, वो खाली छूट जाएगी, सब हट जाएगा वहां से, कोई वैक्यूल नहीं होगी। यहाँ पे तो एक वैक्यूल भी बनाते हैं, तो कोई वैक्यूल नहीं है, तो डेड हो जाएगी। और क्योंकि जो मटेरियल डिपॉजिट होंगे, दैट इज लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, इनमें जो स्ट्रेंथ है वो हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से ज्यादा है। तो फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे ज्यादा चाहिए होगी वहां स्केलेरन काइमा, और जहाँ थोड़ी सी चाहिए वहां पे कॉलन काइमा। ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, मतलब ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो सेकंड के बाद हम थर्ड जो देखेंगे वो स्केलेरन काइमा। सर कॉलिन काइमा के फंक्शन में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले के एग्जांपल्स हैं, उसमें पीटीओल और यंग स्टेम अलग अलग है या फिर यंग स्टेम के पीटीओल की बात की है? नहीं नहीं, पीटीओल तो लीफ का पार्ट है, यंग स्टेम अलग है, लीफ लीफ का पीटीओल अलग है। ओके सर। पीटीओल तो लीफ का पार्ट होता है ना, पीटीओल चाहे वो ओल्ड स्टेम पे हो या यंग स्टेम पे हो, डजंट मैटर। लेकिन ओल्ड स्टेम तो वुडी हो जाएगा, ओल्ड स्टेम में तो जो थर्ड वाला अभी आप पढ़ने वाले हो ये भी प्रेजेंट होगा। यंग स्टेम में जो अभी आप पढ़ने वाले हो वो प्रेजेंट नहीं होगा। जब एक छोटा सा स्टेम होगा कि आपने एक सीड लगाया, उससे 3-4 पत्तियां अभी केवल प्लांट में आई हैं, मुश्किल से इतना बड़ा प्लांट हो, है ना, आप सेंटीमीटर में मान लीजिए तो 10 सेंटीमीटर हाइट लगभग मान लीजिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ है लेकिन डेड टिश्यू तो बनेगा ही नहीं। तो क्यों स्ट्रेंथ होगी, बिकॉज ऑफ कॉलन काइमा। इस तरीके से जैसे मैंगो ट्री है, तो आपको पता है कि उसकी ब्रांच तो बहुत मोटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे स्केलेरन काइमा होगा। बट अगर मनी प्लांट का स्टेम आप देखोगे तो कहाँ से लाओगे आप, मनी प्लांट का स्टेम और मैंगो के स्टेम में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो मनी प्लांट के स्टेम में सॉफ्ट टिश्यूज है, लेकिन स्ट्रेंथ तो वहां भी है, हवा चलती है तो लीफ टूट तो नहीं जाती कहीं से। तो जहां से मनी प्लांट में लीफ जुड़ी हुई है वो स्टेम है, और लीफ को तो आप जानते ही हो, पहचानते ही हो। तो इसका मतलब बाकी जगह पे फिर टिश्यू क्या होगा उसको सपोर्ट देने के लिए, तो फिर वहां कॉलन काइमा नेचर ने दे रखा है। थर्ड वन इज सी, स्केलेरन काइमा, SCLE लिखना है, स्केलेरन काइमा। ये डेड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ वही है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। निकनेम में क्या बोलेंगे, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू कहलाते हैं। डेड इसलिए क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट होता ही नहीं है, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए जैसे एग्जैक्टली अगर हम ये बना दें, ये मैंने सेल्स बना दी। अब इनमें क्या है, ये मिडिल लैमेला है, फिर इसके बाद आप बनाएंगे यूजुअली सेल वॉल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ द प्लांट, ये जो रेड लाइन है वो खत्म होती जाएगी। अब इसके अंदर जो बनेगा वो सेकेंडरी सेल वॉल है, पूरी पूरी लेयर बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल की। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो डिपोजिशन है वो बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा भी टाइम आएगा कि अंदर जो स्पेस है ना वो खत्म ही हो जाएगा, सब जगह घेर रखी है, थिकनेस बहुत ज्यादा।
और थिकनेस कितनी, इट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द टिश्यू। 10 साल पुराना है तो मान लीजिए एक्स थिकनेस है, तो 20 साल पुराना होगा तो 2x से भी कहीं ज्यादा होगी। जितने साल पुराना उतनी ज्यादा, इतनी थिकनेस बढ़ती जाएगी कि अंदर ये स्पेस खत्म ही हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो डायग्राम में नहीं बना रहा, बट वो सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि डिपोजिशन ईयर बाय ईयर बढ़ता ही चला जाएगा। जितना डिपोजिशन बढ़ेगा, हम अभी हमने बोला कि डिपोजिशन तो अंदर ही हो सकता है, सेल वॉल अंदर ही ग्रो करती है, बाहर तो जगह है ही नहीं ना, बाहर तो कोई और सेल होगी। तो इसलिए ये धीरे धीरे स्पेस जो है वो खत्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, स्क्लेरन कायमा कैसे है, देखिए इसको आप समझोगे कैसे कि ये यूजुअली डेड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज विदाउट प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म, इसलिए ये डेड सेल्स हैं। एक्चुअली सेल के नाम पे केवल सेल वॉल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट द सेल, बिकॉज सेल में तो लिविंग डेफिनेशन आनी चाहिए, ये सेल्स लिविंग नहीं है, ये डेड सेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये डेड है। और फिर ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, किसकी बनी है, डिपेंड करता है, लिग्निन, सबसे कॉमन सब्सटेंस तो यही है, क्यूटिन या सुबेरिन। अभी मैं लिख दे रहा हूं कि ये रेड लाइन प्राइमरी सेल वॉल है, बट मैंने आपको बताया कि एज के हिसाब से ये खत्म हो जाएगी, है ना, और भी डिपेंड करता है कि हमें दिखे या ना दिखे। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, एज यूजुअल जो सेल्यूलोज की कभी हुआ करती थी। तो ट्रांसफर सेक्शन में काट करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, दे आर कंप्लीटली एब्सेंट, है ना, दिस इज ऑलवेज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल पास पास होंगी, एक दूसरे में पेस्ट हो जाएंगी लाइक दिस, जैसे बना हुआ है ऑलरेडी डायग्राम में। तो यहाँ पे स्पेस वाली बात खत्म हो जाएगी। और जो चेंजेस हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ये तो ट्रांसफर सेक्शन में एज यूजुअल, जब इनको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप बनाओगे लंबाई में, तो क्या होगा, इन सेल्स को आप देखोगे तो ये लॉन्ग है, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, अभी नीचे बनाऊंगा अभी आपको, नैरो है, पतली पतली होंगी सेल्स, लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई के कंपैरिजन में, तो लॉन्ग नैरो है, विद फ्यू, कुछ जगह पे पिट्स होंगी। पिट्स क्या है, दरारें, गैप, अभी इनको भी आपको बना के दिखा दूंगा कि यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड कैसा होगा, कई बार ये पॉइंटेड होती हैं, कई बार ब्लंट होती हैं, पॉइंटेड और ब्लंट एंड्स, वो भी मैं, इसको भी आप बना के देख सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप देख, इसको मान लीजिए ये सेल तो ऐसी है, ये पेन है, आपने इसको यहां से काटा हुआ है, बट अगर इस पेन को ऐसे कट करें, आधा आधा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें, तो जब इनको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो इट दे लुक्स लाइक दिस, ये पतली पतली सेल्स हैं, ये इस तरीके से, ये दूसरी सेल है, फिर ये यहीं से तीसरी सेल बन जाएगी लाइक दिस। ये अब इनमें दरारें हैं, ये दोनों ना सेल्स मिलेंगी नहीं, ऐसे होंगी। यहाँ पे कोई और गैप होगा, इस तरीके से ये सेल्स। अब मैं सिर्फ ये मान लीजिए कि जो रेड लाइन है ना वो नहीं बना रहा आपको, बस मैं केवल वो दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कैसे होगी। तो ये ब्लैक लाइन से दिखा दे रहा हूँ आपको कि लंबाई में ये है, तो ये दरारें बन जाएंगी, ये डिपोजिशन है जो टाइम के हिसाब से बढ़ता ही चला जाएगा। ये दो सेल का ज्वाइनिंग ये पॉइंट है। ऐसे समझ लीजिए, बुक में डायग्राम बनाए, आप अगर चाहें तो अभी हम जाइलम का भी बनाएंगे, जाइलम भी की सेल्स ऐसी ही होती हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको।
इन दरारों की वजह से क्या होगा, एक जगह की चीज दूसरी जगह पहुंच सकती है साइड में, लेटरल कंडक्शन, साइड में अगर कंडक्शन देखना है ऐसे इधर भी बना सकते हैं। और जितना पुराना होगा उतना ये जगह जो अंदर आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये कम होता जाएगा। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस है, कोई भी चीज इधर से इधर या इधर से इधर जा सकती है ना। दे लुक लाइक दिस, इनको बोलते हैं पिट्स। ये क्या है, ये पिट्स हैं, ये इनके एंड है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एंड। मैंने तो पॉइंटेड बनाया है, आप चाहे तो ब्लंट एंड बना दीजिए, है ना। ये अब यहाँ पे अगर आप लंबाई में देखोगे तो ये जो ब्लैक लाइन से बना है ये क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। आप मान लीजिए कि इसके बाहर प्राइमरी होगी और दो सेल के बीच में मिडिल लैमेला भी होगी। अंदर ये जो जगह खाली है ये क्या कहलाएगा, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, आप इसे स्पेस मान सकते हैं। ये क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो गई तो अंदर जगह बन गई। तो अंदर जब जगह बन गई तो सेल वॉल तो वैसे भी अंदर ग्रो करती है। तो जैसे जैसे ये टिश्यू पुराना होता जाएगा ये जो ब्लैक डिपोजिशन है वो बढ़ता जाएगा। जो ल्यूमेन है वो नैरो नैरो नैरोअर नैरोएस तक पहुंच जाएगा, मतलब इसका स्पेस कम होता चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ। इसको जब आप यहां से कट करोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ये ट्रांसवर्स सेक्शन एक्चुअली हो गया टीएस, और ये एलएस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। क्योंकि ये जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि ये लॉन्ग होती हैं, तो लॉन्ग कैसे दिखाई देंगी, नैरो पतली पतली हैं, इनमें दरारें होती हैं, तो दरारें एक्चुअली आपको यहां से ऐसे दिखाई देंगी। इन दरारों को हम पिट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्केलेटन कायमा का तरीका है। लॉन्ग, नैरो और वॉल तो थिक है ही, आप ऊपर लिख ही चुके हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, थिक, है ना। शेप में देखोगे तो इलोंगेटेड से दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड बना दिए तो मैंने पॉइंटेड सेल्स हो गई हैं आपको। इस तरीके से आपको ग्रुप्स में होंगी, मैंने जैसे 2 बनाई, आप 10-12 बना दीजिए, उनके नीचे बना दीजिए, तो लाइक बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी की मान लीजिए मैं इसकी लंबाई कम करके इसकी चौड़ाई ज्यादा कर दूं ट्रांसफर सेक्शन में, तो दूसरा डायग्राम बन जाएगा, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो इस तरीके से समझ लीजिए, फिर आप इसको भी चाहें तो बना लीजिए। ये यहाँ पे थिकनेस ज्यादा दिखाई है बुक में, ये पेट्स हैं, दरारें। ये इस तरीके से है। तो ये सारा डिपोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ऐसे दिखाई देगा आपको। इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए एनसीईआरटी में बना हुआ है, चाहो तो एक बार उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। ये दरारें, गैप, इतना ही सा कलर कर रहा हूं। सो दीज आर पिट्स। अगेन ये ल्यूमेन स्पेस हो गया, है ना। ये सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनिंग हो गई जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो थिक सेल सर वॉल। ह्यूमन में एयर होती है क्या जब तक सेल बहुत ज्यादा हाँ, ओल्ड नहीं एयर होता? एयर भी हो सकती है, या हाँ एयर भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये भी है एक्चुअली कि प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं कि जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो कहाँ जाएंगे। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का भी डिपोजिशन, प्लांट के लिए जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ डिपॉजिट हो सकता है, क्योंकि ये जगह खाली है तो प्लांट अपना सारा वेस्ट मटेरियल यहीं भर देगा। ये 2 टाइप है एक्चुअली स्क्लेरन कायमा के, कि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, या चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम, है ना। इन दोनों को हम बोलते क्या है, पहला वाला जो है वो कहलाता है तो सर फाइबर। ये मतलब अंदर से हॉलो होता है? क्या चीज? सर ल्यूमन है तो मतलब ये हॉलो है ना अंदर से? हाँ, खाली अंदर से। ठीक है। दूसरा कहलाता है स्क्लेरीड। एक है फाइबर, ये वाला, इसको बोलते हैं स्क्लेरीड।
सिर्फ लंबाई चौड़ाई का फर्क पड़ेगा और थिकनेस का। यहाँ पे जो थिकनेस है वो इससे ज्यादा है। तो एक्चुअली अगर आप इन दोनों को कंपेयर, ये दोनों स्क्लेरेंकाइमा के टाइप हैं, अभी हम लिखेंगे, तो ये दोनों ही स्क्लेरेंकाइमा है। यहाँ लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम। अगर आप इसका स्पेस और इसका स्पेस देखोगे तो यहाँ स्पेस कम मिलेगा। अगर आप इसमें डिपोजिशन और इसके डिपोजिशन को थिकनेस में मेजर करोगे तो थिकनेस यहाँ ज्यादा है, यहाँ इतनी नहीं है। तो इन दोनों में अगर कहा जाए कि रेजिस्टेंस ज्यादा किस में है, ज्यादा लिग्निन किस में होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लिग्निन आपको यहाँ मिलेगा इसके कंपैरिजन में। दोनों ही मैकेनिकल टिश्यू है, दोनों ही डेड है, दोनों ही में पिट्स प्रेजेंट है, दोनों ही स्क्लेरेंकाइमा के टाइप है। फर्क केवल पड़ रहा है थिकनेस ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल एंड नेचर ऑफ स्पेस, ल्यूमेन ब्रॉड कहाँ पे है, नैरो कहाँ पे है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ ल्यूमेन पतला होगा, कम स्पेस रहेगा, यहाँ स्पेस ज्यादा दिखाई देगा आपको। तो ये डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप अगर बुक में देखेंगे तो ये किस बेस पे लिखा गया है, दिस इज बेस्ड ऑन वेरिएशन इन फॉर्म, कैसे दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर, origin and deposition of material, that is जो ऊपर लिखा ही हुआ है लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। इस बेस पे ये दो टाइप के हैं, है ना। स्क्लेरेंकाइमा को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, वन इज कॉल्ड फाइबर, अनदर इज कॉल्ड स्क्लेरीड। सर जो ये स्केल का डायग्राम बना है ये लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है? ये दोनों लैलस है बेटा। अच्छा अच्छा, दोनों एलएस है। ये लग रहा है आपको ट्रांसवर्स में, एक्चुअली ये ऐसा बनना चाहिए था, पॉइंटेड अगर आप बनाओगे तो। इस तरीके से कैसे भी बना लीजिए। लाइक दिस। तो ये भी पॉइंटेड है। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, है ना। इसकी जगह ऐसे मान लीजिए, तो जैसे हाथ चला वैसे। ये और ये एक ही है, खाली शेप अलग अलग हो गया मेरे से। बाकी ये भी एलएस है, ये भी एलएस है ना। इसको थोड़ा सा लंब कर दीजिए। इसकी आप देखोगे तो पॉइंटेड ये भी है, पॉइंटेड ये भी है, बट ये लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, इसकी लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, ये डिफरेंस आ जाएगा। और थिकनेस यहाँ कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी। सर थोड़ा और ये भी हो गया। यस सर हो गया। इनके बारे में जो कुछ लाइंस मेंशन है वो देख लीजिए। मैं शीट चेंज कर देता हूँ फिर। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। सर हो गया। ठीक, तो जो मैंने लाइन लिखी है उसको कंटिन्यूएशन में लेना है कि बेस्ड ऑन द वेरिएशन, फॉर्म, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, थिकनेस एंड ऑल। वो दो टाइप के हैं। टाइप क्या क्या है? वन इज कॉल्ड फाइबर, एक था हमारा फाइबर। पहले हम इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आपको मैंने लिखा है कि ये लॉन्ग है, नैरो है, इलोंगेटेड है, पॉइंटेड एंड है। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी की फाइबर आपको कैसा दिखाई देगा। इन ग्रुप्स होंगे जर्नली इन ग्रुप। कहीं पे भी अगर फाइबर वर्ड लिखा हुआ है ना, तो फाइबर का मतलब प्लांट के लिए स्क्लेरेंकाइमा ही है। जैसे मैं आपको कहीं भी बोलूं कि ये फाइबरस है, तो फाइबरस मतलब फाइबर लाइक है, तो फाइबर नहीं हुआ, फाइबरस हुआ वो।
बट अगर मैं कहीं पे बोलूँ कि फाइबर है, सिंपल लिखा है कि ये फाइबर है। जैसे आपने, अगर आपको याद हो तो हमने कोकोनट का डायग्राम बनाया था ना, कोकोनट का डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है मॉर्फोलॉजी में, तो आपने लिखा कि उसमें मीजोकार्प फाइब्रस होता है। तो अगर मीजोकार्प फाइब्रस होता है तो इसका मतलब उसका टिश्यू क्या है बेसिकली। मीजोकार्प तो हमें समझ में आ गया कि पेरिकार्प के 3 पार्ट थे, एपी, मीजो, एंडो। बट मीजोकार्प फाइबर का बना हुआ है, तो फाइबर मतलब व्हाट। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे कि मीजोकार्प का टिश्यू क्या है, तो मीजोकार्प का टिश्यू ये है। मीजोकार्प स्क्लेरन कायमा का बना होता है, बिकॉज फाइबर बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्क्लेरन कायमा ही कंसिडर करेंगे। और स्क्लेरन कायमा के अंदर जो डिपोजिशन है वो लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इनका ही होता है। इनको ऑब्लिक करके लिखा है, इनमें से किसी भी एक चीज का होगा, डिपेंड करता है। अब जैसे कोकोनट का फाइबर था, आपने लिखा कोकोनट का फाइबर क्वायर कहलाता है, तो वो क्वायर हमें कहां से मिला, फ्रॉम द मीजोकार्प ऑफ द कोकोनट फ्रूट, जो ड्रूप में एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था। तो वहां जो आपने फाइबर पढ़ा है वो बेसिकली यही फाइबर है, बस वो आपको मतलब कहां से मिला, फ्रूट की वॉल से मिला। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो फाइबर का मतलब हमेशा स्क्लेरन कायमा लेना है। फाइबर हमेशा डेड ही होगा, फाइबर कभी लिविंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फाइबर इज ए टाइप ऑफ स्क्लेरन कायमा, और स्क्लेरन कायमा तो डेड होता ही है। ये तो हमने शुरुआत में ही लिखा कि वो डेड मैकेनिकल टिश्यू कहलाएगा। अब फाइबर के बारे में कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं, जो इस चैप्टर में है भी, आगे भी हम पढ़ेंगे। फाइबर कहाँ प्रेजेंट है? जैसे पूरा प्लांट हमने बना लिया, अब पूरे प्लांट के अंदर फाइबर स्क्लेरन कायमा हो गया, इट्स ओके। बट ये फाइबर कहाँ प्रेजेंट है, तो आगे भी हम पढ़ेंगे भी। जाइलम में भी फाइबर होता है, फ्लोएम में भी फाइबर होता है, आगे एक कॉर्टेक्स आएगा उसमें भी फाइबर होता है। तो फाइबर बहुत सारी जगह प्रेजेंट है ना। अगर हम फाइबर के हिसाब से देखेंगे तो हम बेसिकली फाइबर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्या होता है वो अभी हमने स्क्लेरन कायमा के डायग्राम में समझा कि फाइबर कैसा दिखाई देगा। फाइबर मींस स्क्लेरन काइमेटस फाइबर, फिक्स है। सो फाइबर दो टाइप के होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे आपसे यही पूछा जाएगा कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर कौन कौन से हैं। ऐसे फाइबर्स जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिनसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको मार्केट में सेल करके हम इकोनॉमी या पैसे कमा सकते हैं, लाइक दिस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर्स दो कैटेगरी में आएंगे। एक कैटेगरी कहलाती है फ्लोएम से मिलने वाले, फ्लोएम या बास्ट फाइबर बोलेंगे। बस ये है कि ये फाइबर है, तो ये ऊपर लिखा ही हुआ है कैसा होता है, बस ये कहां से मिल रहा है, फ्रॉम फ्लोएम। बस इतना याद रखना है कि ये फ्लोएम का फाइबर है। और फाइबर टिश्यू कैसा होता है, स्क्लेरन कायमा, सो ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोएम से मिलेगा। एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, तीनों ही एनसीईआरटी में है, आगे दे रखे हैं, लेकिन हम यहीं पे पढ़ रहे हैं फाइबर के साथ ही। जूट, फ्लैक्स, हेम्प। जूट की रस्सी आती है, फ्लैक्स की भी आती है, हेम्प की भी आती है। तो रस्सी, अगर जूट की रस्सी सबने देखी है, जो ब्राउन कलर की होती है रस्सी, वो जूट की रस्सी है। तो अगर हम उस ब्राउन कलर की रस्सी में से उसके जो छोटे छोटे ब्राउन कलर के धागे जैसे स्ट्रक्चर है वो निकालें, तो वो है क्या, एक्चुअली वो एक स्क्लेरन कायमा की सेल है। उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जैसा मैंने बनाया वैसे ही दिखाई देगा, दरारें होंगी, ब्राउन कलर का है, लिग्निन की बनी हुई है, लाइक दिस। तो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये तीनों कहाँ से मिलते हैं, पूरे प्लांट में हमें ये फ्लोएम से मिलेंगे, लेकिन इनका नेचर क्या है, ये फाइबर है और स्क्लेरन कायमा के हैं। स्क्लेरन कायमा के हैं तो लिग्निन से बने होंगे, तो ये लिग्निफाइड फाइबर कहलाते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई कि फ्लोएम से मिलने वाले फाइबर क्या कहलाते हैं, बास्ट फाइबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जूट, फ्लैक्स, हेम्प। हेम्प की फैमिली कौन सी है, बताओ। फेबेसी। हाँ, फैबेसी में है ना, वहां पे आपको एक प्लांट लिखाया था क्रोटेलेरिया जेंसिया, तो उस प्लांट को मैंने बोला था कि सन हेम्प कहते हैं, और अगले चैप्टर में आप हेम्प फाइबर पढ़ोगे। तो हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट क्रोटेलेरिया जेंसिया। उस प्लांट के फ्लोएम से जो फाइबर मिलेगा वो हेम्प फाइबर कहलाता है, बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी, वो आप पढ़ चुके हैं। दूसरे फाइबर क्या कहलाते हैं, सरफेस फाइबर कहलाते हैं। फ्लोएम तो एक्चुअली अंदर होता है, आगे आप जब प्लांट पढ़ोगे भी और एनाटॉमी में, तो फ्लोएम हमेशा प्लांट के सेंटर की तरफ होता है, सरफेस पे नहीं होता। फ्लोएम फ्लोएम हमेशा डीप इनसाइड द प्लांट एक्सिस है। ये सरफेस से मिल रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस टिश्यू, जो सरफेस पे प्रेजेंट है ऑफ द प्लांट पार्ट।
इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? इसमें एग्जाम्पल एक आएगा क्वायर। अब क्वायर कहां से मिलता है? अभी आपको समझाया था कि जो कोकोनट का मीजोकार्प है वहां से मिलेगा, है ना, फ्रॉम मीजोकार्प ऑफ कोकोनट फ्रूट, ड्रूप में आपने लिखा था। अगर हम उसको मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन में ले जाएं तो सिर्फ इतना कि भाई फ्रूट का कौन सा पार्ट फाइबरस है, तो मीजोकार्प आंसर हो गया। अब आप ये क्वायर कहां से मिलता है? तो मीजोकार्प ऑफ द फ्रूट से मिलता है। कोकोनट के फाइबर को क्वायर कहते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्वायर बेसिकली प्लांट बॉडी में कहाँ पे है, क्या वो फ्लोएम में है या जाइलम में है या सरफेस पे प्रेजेंट है, तो एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ सरफेस फाइबर। तो ये आपको याद रखना है एडिशनली एनाटॉमी के हिसाब से कि फ्रूट में फ्लोएम तो होता नहीं, फ्लोएम केवल रूट स्टेम में ही प्रेजेंट होगा, लीफ में होगा। किसी फ्रूट या फ्लावर या सीड के अंदर फ्लोएम नहीं होता, लेकिन उसके अंदर फाइबर हो सकता है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉटन, जो रुई होती है वो कहां से मिलती है? फ्रॉम द सीड टेस्टा। सीड टेस्टा समझ जाएंगे? यस सर। सीड में जो बाहर वाली लेयर है वो सीड टेस्टा कहलाती है, सीड कोट। और वो दो लेयर होता है, आउटर और इनर। आउटर वाले को टेस्टा, इनर वाले को टैगमेन कहते हैं। तो कॉटन को अगर आप देखोगे तो वो कहां से मिल रहा है आपको? सीड टेस्टा से मिल रहा है। कॉटन का जो सीड होगा उसमें जो बाहर वाली लेयर है वो सीड टेस्टा है। सीड टेस्टा डेड होता है, डेड होने का मतलब किसका बना होगा? स्क्लेरन कायमा का बना होगा। बट क्योंकि वहां पे सेल्स इलोंगेटेड होती हैं तो वो रुई के फाइबर की फॉर्म में बाहर निकल आती हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कॉटन का फाइबर जो है वो है तो स्क्लेरन कायमा, लेकिन वो लिग्निन, सुबेरिन या क्यूटिन का नहीं होता। कॉटन कैसी होती है? सेल्यूलोज का होता है ये एक्सेप्शनल केस हो गया, सर एक सेल्यूलोजिक। बार टेस्टा दोबारा बता दीजिए, क्या क्या होता चीज? है ये टेस्टा? बेटा टेस्टा तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, अब क्या फिर से डायग्राम बनाऊं? नहीं नहीं सर, एक मॉर्फो रिमाइंड करा दीजिए। रिमाइंड करा दूं? कभी आप भी मुझे रिमाइंड करा दिया करो कि सर अच्छा हमने यहाँ पढ़ाया है। रिमाइंड कराने में टेस्टा आपने सीड कोट पढ़ा है, सीड कोट डाइकॉट का सीड हम्म कोट बना है। डाइकॉट सीड हम्म में आप देख सकते हैं वहां दो लेयर होती हैं, बाहर वाली लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर वाली लेयर को टैगमेन कहते हैं। तो अब जब आप ओके। सीड, जैसे आपने ग्राम सीड बनाया वैसे कॉटन का सीड बनाइए, तो कॉटन के सीड में जो बाहर की लेयर आएगी वो सीड टेस्टा हो गया। अगर सेल्स हैं तो सेल का शेप भी होगा। यहाँ शेप कैसा होगा? जैसा फाइबर होता है, नेचर है स्क्लेरन कायमा, बट सेल्स क्योंकि लंबाई में हो गई तो व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर बन गया जो रुई कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो फाइबर तो है, डेड है, वो तो सब कॉमन हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि कॉटन सेल्यूलोज का होता है, कॉटन लिग्निफाइड नहीं होता। अभी हमने क्या लिखा था कि स्क्लेरन कायमा किसका बना होगा? लिग्निन, क्यूटिन या सुबेरिन, इनमें से किसी एक चीज का होगा। लेकिन कॉटन के अंदर स्क्लेरन कायमा किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, इसीलिए रेड से लिख दिया, टिक भी लगा दिया कि कॉटन का फाइबर लिग्निन का नहीं होता, कॉटन का फाइबर किसका होगा? सेल्यूलोज का होगा। तो ये याद रखिएगा, है ना। सर इनका सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज का है। हाँ, ये फिक्स है कि कॉटन का फाइबर जो है वो सेल्यूलोज का बनेगा। ओके सबको सर। सेम है, बस आपको लिग्निन की जगह सेल्यूलोज याद रखना है। ओके सर। ठीक है, तो ये फाइबर में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हमारे काम की थी, वो हमने पढ़ी। अब दूसरा हमारा क्या था टाइप? स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स मैंने कैसे होते हैं अभी आपको बताया था कि ये स्फेरिकल, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, बुक में दे रखा है तो याद कर लीजिए। स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, है ना, या सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, जैसे भी आपने शेप के बनाए। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये शेप इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें थिकनिंग एज कंपेयर टू फाइबर ज्यादा है, तो ये हाईली थिकेंड है। इनमें थिकनिंग ज्यादा है, सो हाईली थिकेंड हो गई, है ना। अब थिकनिंग ज्यादा होगी तो ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? छोटा सा रह जाएगा, नैरो ल्यूमेन हो जाएगा। इनका स्पेस और कम हो जाएगा कि जो कैविटी है उसमें, क्योंकि जैसे जैसे थिकनिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कैविटी या जो ल्यूमेन है वो कम होता चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये कहाँ मिलते हैं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आएगा? सबसे पहले दे रखा है बुक में, जैसे
कुछ फ्रूट होते हैं, जैसे आप फ्रूट कौन से पढ़ते हैं, लाइक एप्पल हो गया, पियर हो गया, गुआवा हो गया, चीकू, सपोटा हो गया। इन फ्रूट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब इनको आप बाइट करते हैं तो क्रशिंग साउंड आती है। आप एप्पल खाएं और बिना आवाज के खा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, करके देख लीजिए। या नाशपाती खा रहे हैं, या चीकू खा रहे हैं, या अमरूद खा रहे हैं, तो एक क्रशिंग साउंड आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इन फ्रूट्स में जो गूदा है, पल्प, जिसे आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी सेल्स कैसी हैं? उसकी सेल्स ऐसी होती हैं, स्क्लेरिड्स की बनी होती हैं। तो बहुत हार्ड सेल्स होती हैं एक्चुअली। तो जब आप बाइट करते हैं तो वो क्रशिंग साउंड क्रिएट करती हैं। ग्रिटीनेस, खुरदुरी। आप कभी सेब का टेक्सचर देखिए और आप बाकी बनाना, पपाया, किसी और का टेक्सचर देखिए, अमरूद को छू के देखिए, है ना, टेक्टाइल स्किल्स कहलाती हैं। जब आप उनको टच करके देखोगे तो आपको खुरदुरापन लगेगा खुद ही। तो बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड है वो। क्यों है? बिकॉज ऑफ स्क्लेरन कायमा। और स्क्लेरन कायमा में भी कौन सा स्क्लेरन कायमा है? ये वाला। ये फाइबर नहीं प्रेजेंट है, वहां ये प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि चीकू में फाइबर होता है, एक्चुअली चीकू में फाइबर नहीं है, चीकू के अंदर स्क्लेरिड्स है, हार्ड है स्ट्रक्चर वो। तो पहला एग्जाम्पल आपको ये कहाँ मिलेगा? इन द पल्प ऑफ द फ्रूट। फ्रूट्स कौन से? जैसे एप्पल है, पियर है, जो बुक में दे रखे हैं कम से कम वो तो याद कर सकते हैं, गुआवा है, सपोटा, चीकू को कहते हैं ये। और यहां पे इनका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिटीनेस, खुरदुरापन ऑफ दीज फ्रूट्स। इनके फ्रूट्स में जो पल्प है वो थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि एक्चुअली उनके अंदर जो है वो स्क्लेरिड्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इनको टेक्निकली नाम भी कहा जाता है। इनको नाम में क्या बोलते हैं? दे आर यूजुअली कॉल्ड स्टोन सेल्स। बुक में स्टोन सेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछा जाता है कि इवन एआईपीएमटी में भी आ चुका है, नीट में भी, कि एप्पल या सपोटा के अंदर जो ग्रिटीनेस है वो क्यों है? तो उन्हें स्टोन सेल्स बोलते हैं, बिकॉज वो हार्ड है। ये प्रेजेंट होगी वहां पे, है ना। स्टोन सेल से याद रखिएगा, है ना। सर ग्रेटनेस क्या? खुरदुरापन। ओके। स्टोन सेल्स को ब्रैकी, BRACHY, ये नाम भी एनसीईआरटी में नहीं है, ब्रैकी स्क्लेरिड्स कहते हैं। स्क्लेरिड्स के भी फर्दर टाइप हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड शेप। तो स्टोन सेल्स या उसको ब्रैकी स्क्लेरिड्स बोलते हैं, तो वो भी याद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बुक में दे रखा है? आप कभी नोटिस करो कि जब हम चने को किसी फर्श पे गिराते हैं ना तो बड़ा आवाज करता है। कहते भी हैं कि चना अगर आपने दांतों से चबा लिया तो इसका मतलब आपके दांत मजबूत हैं। जबकि मूंगफली के लिए तो नहीं बोला जाता, मटर के लिए तो नहीं बोला जाता, जबकि मटर मूंगफली सेम फैमिली के। चने का जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड है ना, बजता है, मतलब अगर आप जमीन पे चने को गिराओगे तो वो साउंड क्रिएट करेगा। तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स, वो भी इसी वजह से है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा? इन द सीड कोट ऑफ, सीड कोट का मतलब टेस्टा से लेना है, बाहर वाला। सर्टेन या फ्यू लेग्यूम्स लाइक ग्राम। ग्राम सीड के लिए तो ये सब जानते ही। तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे साइज इनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो थोड़ा वजन ज्यादा हो जाता है। जब आप जमीन पे गिराओगे तो आवाज करेगा। दे आर कॉल्ड मैक्रो, साइज में बड़े हैं तो इन्हें मैक्रो स्क्लेरिड्स भी बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर बोलो। सर जैसे अखरोट होता है वो भी स्क्लेरिड है या कुछ वो और? भी, हाँ, वो भी तीसरा यही लिखने वाला हूँ कि अखरोट हो गया। अखरोट का जो शेल होगा बाहर वाला, बादाम का शेल हो गया, और आपने पिस्ता का भी देखा होगा जो स्ट्रक्चर बाहर का है, वो भी, बहुत हार्ड होता है। वो भी हार्डनेस। हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट, है ना। तो क्योंकि स्ट्रेंथ जितनी बढ़ती जाएगी लिग्निन की, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आती जाएगी, मतलब उतना ज्यादा उसमें जो है वो वजन भी बढ़ता जाएगा और उसमें स्ट्रेंथ भी आती चली जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। ये सब नट्स कहलाते हैं। कैश्यू नट, एलमंड का जो है वो, या ग्राउंड नट। मूंगफली के ऊपर भी जो मूंगफली का जो छिलका है, वो मूंगफली के दाने वाला नहीं, मूंगफली का जो पूरा फ्रूट के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो
मटर की फली इतनी सॉफ्ट होती है, बट मूंगफली तो सॉफ्ट नहीं होती, वो तो काफी हार्ड होती है। उसे हम भून भी देते हैं गर्म रेत में, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके छिलके पे। तो आप उसी से स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स लाइक, अब आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मुझे तो लगता नहीं, अब मैंने बोल ही दिया। एलमंड हो गया है, ग्राउंड नट हो गया है, और क्या था, पिस्ता, कुछ भी लिख लीजिए आप, है ना। अखरोट को क्या लिखोगे, वॉलनट, इन सब में है ना। और एक चौथा एग्जाम्पल, इनको कहते क्या है छोड़ दीजिए, बिकॉज आपके लिए बस ये स्टोन सेल इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आता है, आपने कभी नोटिस तो किया ही होगा बट कभी सोचा नहीं होगा। आप किसी पत्ती को पानी में उबालिए, पेस्ट बन जाएगा ना। पालक को उबाल के देखिए, पालक बथुआ सबको। चाय की पत्ती को 10 बार उबाल लीजिए आप, फिर भी पेस्ट नहीं बनता, है ना। एक ही चाय की पत्ती को आप 10 बार उसमें चाय बना लीजिए, वो वैसे दाने के दाने ही रहेंगे अलग अलग, उनका तो पेस्ट नहीं बनता। उस लीफ में ऐसी खास बात क्या है, अगेन बिकॉज ऑफ स्क्लेरीड्स, है ना। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इन लीव्स ऑफ टी, जो चाय की पत्ती है वो भी, उसमें भी जो हार्डनेस है, अगेन बिकॉज ऑफ स्क्लेरीड्स। तो स्क्लेरीड्स के एग्जाम्पल ये सब आपकी बुक में है। हमारे लिए नया केवल स्टोन सेल है, स्टोन सेल आपको याद रखना है। बाकी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही हमने सब कुछ समझा है कि सर ये ब्रैकीस्क्लेरिड्स और मैक्रोस्क्लेरिड्स भी याद रखना है। नहीं, आप चाहे तो छोड़ दीजिए, किसी ऑप्शन में मिल सकते हैं, क्योंकि जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उनमें दे सकते हैं, आपको मेन एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मतलब जो आर्काइव के क्वेश्चंस है उनमें तो नहीं मिलेंगे, उनमें स्टोन सेल्स मिल जाएगा, वो याद रखिएगा। ये ओके सर, हो गया थर्ड सेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सर एक बार नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। और कॉम्प्लेक्स में आपको मैंने चार्ट तो पहले बनाया ही था, पिछली क्लास का चार्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ पिछली क्लास में हमने क्या बनाया था। दिस वन, ये हो गया शीट, चेंज कर दूं? यस सर। ठीक है, ओके। ये देखो, ये पिछली क्लास का था। यहाँ लिखा था परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेम डेफिनेशन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो आपने उस दिन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अभी हमने कोलन और स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट करेगा, फंक्शन अभी भी कॉमन ही है। यहाँ वो डेफिनेशन जो टिश्यू के स्टार्टिंग में लिखी थी वो अप्लाई नहीं होती, दैट इज कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ ओरिजिन कॉमन नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, ओरिजिनेशन अलग अलग है, लेकिन सब मिलके काम एक ही कर रहे हैं, और हम देखेंगे क्या है। ये दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो नेक्स्ट जो हमें 2 पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम से अधिकतर क्वेश्चन जब आप देखोगे ना नीट में, तो कंपैरेटिव आते हैं। ये जाइलम के कंपैरिजन, मतलब लाइक जाइलम क्या है, अनलाइक जाइलम या फ्लोएम क्या है, ऐसे करके खूब पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले वो समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या देखना है आपको, और फिर जो डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से आपको चाहिए वो एक एक दो दो लाइन सबकी दे रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले अभी हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे भी आपने लिखा हो, ये है ना, जहां पे डेफिनेशन में लिखा है कि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन कॉमन होगा। ठीक है, ये दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अगर आपको डाउट लगे तो मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, हालांकि मैंने पेज मोड़ दिया है। हमें इसी तरीके से पढ़ना है। इसमें एक हमारा है जाइलम, जाइलम का दूसरा नाम मैंने उस दिन बताया था, इसे हेड्रोम कहते हैं।
और एक आएगा फ्लोएम, जिसको बास्ट भी कहते हैं और लैप्टोम भी कहते हैं। अभी आपने फ्लोएम या बास्ट फाइबर लिखा ना, तो फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। ये दोनों में हमें कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा, दोनों की हमें सिमिलैरिटीज भी समझ में आ जाएंगी, है ना। फाइल में आपको भेजूंगा ही, तो मैं जितना भी लिखूंगा वो सब आपके पास पहुंच ही जाएगा। अब पहले आप समझ लीजिए कि इनमें है क्या क्या। तो सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि हर सेल का स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन कॉमन हो जाएगा इनका। और कॉमन इसलिए क्योंकि जितने टाइप की भी सेल्स होंगी, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, सब मिलके काम एक ही करेंगी, फंक्शन इनका कॉमन ही रहेगा। तो पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। जाइलम क्या कहलाता है? जाइलम प्लांट की बॉडी में कंडक्शन में रोल प्ले करता है। जो भी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको ट्री के टॉप तक लेके जाता है, क्योंकि वाटर आप रूट को देते हैं, पहुंचता वो प्लांट के टॉप तक है या ट्री के टॉप तक है, हाईएस्ट है, टॉलेस्ट मिलोगे तो ट्री के टॉप तक जाएगा। तो इनका मेन काम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। हालांकि वाटर इज अ सॉल्वेंट केमिस्ट्री के हिसाब से, उसमें जो डिजोल्व होके जाएगा वो सल्यूट हो जाएगा। डिजोल्व क्या करोगे? पानी में मिनरल्स भी जाएंगे, पानी के साथ कोई प्लांट हार्मोन है वो भी जाएगा, पानी खुद अकेले भी जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या कहलाता है फंक्शन के हिसाब से? दिस इज प्रिंसिपल, मतलब मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ये जो भी वाटर के साथ डिसॉल्व होके जाएगा वो बन जाएगा जाइलम सैप। सैप का मतलब सोल्यूशन होता है। आप मान लीजिए सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट इज द वाटर और उसमें कुछ ना कुछ डिसॉल्व होगा। तो बॉटनी में क्या बोलते हैं? उसे सैप बोलते हैं। सैप इज ए टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर, फिक्स, सल्यूट डिपेंड करता है। जो भी प्लांट में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, तो उसको जाइलम में जो फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा? जाइलम सैप। तो जाइलम सैप बेसिकली है क्या? वाटर प्लस डिसॉल्व सल्यूट्स। वाटर इज द सॉल्वेंट और उसमें जो डिसॉल्व सल्यूट्स हैं वो मिला के बन गया सोल्यूशन। तो ये हो गया। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट करना। फूड जो लीफ ने बनाया, क्योंकि प्लांट के अंदर फूड बनाएगा कौन? यूजुअली फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ। तो लीफ जो भी कुछ बनाती है वो भेजती पूरे प्लांट को है। रूट को भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, बर्ड को भी चाहिए, ब्रांच को भी चाहिए। बनाने वाला एक पार्ट है, दैट इज लीफ, और उसको यूज करने वाले इंक्लूडिंग द लीफ बहुत सारे हैं। लीफ खुद भी लिविंग है, तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज करेगी। तो लीफ से जो चीजें मूव करके जाती हैं दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से जो बनता है वो प्लांट का फूड कहलाता है। तो इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फंक्शन के हिसाब से, है ना, क्योंकि फंक्शन कॉमन है। और यहां जो बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? फ्लोएम सैप। अगेन सैप का मतलब सोल्यूशन, बट यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो किस चीज का है? वाटर। और वाटर में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? ग्लूकोज, फूड। आगे आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में इनकी केमिस्ट्री भी पढ़ोगे कि जाइलम में क्या क्या चीजें डिसॉल्व होकर जाती हैं और फ्लोएम के अंदर क्या क्या डिसॉल्व होकर जाती हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि क्या डिसॉल्व होगा, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो भी जाएगा, जिस टिश्यू से जाएगा वो जाइलम फ्लोएम है। हमारा काम यहाँ पे टिश्यू को पढ़ना है, हमारा काम ये नहीं कि इस सैप का कंपोजिशन क्या है। इसके लिए इसके बाद वाला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एनाटॉमी के बाद आप वही पढ़ोगे, तो उसमें अपने आप आ जाएगा कि जाइलम में क्या डिसॉल्व होके जाता है, फ्लोएम में क्या जाता है। तो फंक्शन तो कॉमन है डेफिनेशन के हिसाब से कि आपने कॉमन फंक्शन लिखा था, बट स्ट्रक्चर आपने लिखा कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, उनका ओरिजिन डिफरेंस हो जाएगा। क्या क्या वो चीजें? 4 कंपोनेंट यहां भी होते हैं, 4 कंपोनेंट यहां भी होते हैं। जाइलम के भी 4 पार्ट हैं, एलिमेंट्स। फ्लोएम के भी 4 होते हैं। सो कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहां भी क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ 4। दोनों ही गए 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा मैं गैप करके लिखूंगा क्योंकि जितनी चीजें मुझे इस पेपर पे लिखनी है मेरे माइंड में तो है, हो सकता है आपके माइंड में ना हो, तो आप अपने नोट्स में जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए, नहीं तो जब स्क्रीनशॉट भेजूंगा पीडीएफ फाइल में तो अपने आप समझ जाएंगे आप, है ना। क्या क्या 4 एलिमेंट्स हैं?
पहला ABCD करके लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट कहलाएगा इसमें ट्रैकीड्स, थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं। दूसरा होगा वेसल्स, तीसरा होगा फाइबर, जाइलम का फाइबर हो गया। चौथा होगा पैरेन्काइमा। तो 4 एलिमेंट्स हो गए। यहां 4 कौन से हैं? वन इज कॉल्ड सीव ट्यूब, दूसरा यहाँ पे आप लिखोगे कंपेनियन सेल, तीसरा आएगा यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, P फॉर फ्लोएम लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे X यानी जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा चौथा फ्लोएम फाइबर। तो 4 कंपोनेंट जाइलम में भी होते हैं, 4 कंपोनेंट फ्लोएम में भी होते हैं, है ना। बेसिक आइडिया ले लेंगे यहाँ पे, बाकी डिटेल तो अभी आपको पढ़नी है कि इन कंपोनेंट में स्ट्रक्चर किसी का क्या है, ये सब बातें आएंगी। ठीक, एक तो ये बातें हो गई हमारी। अब इनमें आप नोटिस करने की चीजें देखोगे तो जाइलम में जो शुरू के 3 कंपोनेंट हैं, ट्रैकीड, वेसल और फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं। जैसे अभी आपने स्क्लेरेन्काइमा बनाया था ना, फाइबर लिखा हुआ है तो डेड ही होगा, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो। पैरेन्काइमा लिखा है तो लिविंग ही होगा। हम पैरेन्काइमा भी पढ़ चुके हैं पीछे, हम फाइबर भी पढ़ चुके हैं। बस है क्या कि पूरे प्लांट का जो पैरेन्काइमा होगा वो अलग बात है, लेकिन जाइलम का अपना पैरेन्काइमा इंडिपेंडेंट है। ऐसे पूरे प्लांट में फाइबर कहाँ पे है डजंट मैटर, बट जाइलम के पास अपने फाइबर भी हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, तो चारों लोगों के लिए एक कॉमन किचन भी है, सबके लिए खाना बनेगा, लेकिन सबके लिए खाना तो टाइम पे बनेगा, सुबह ब्रेकफास्ट बन गया, लंच डिनर बन गया। आप पढ़ रहे हो रात के 3 बजे, अब क्या करोगे जाके? तो 3 बजे या तो किचन में जाके करोगे कुछ, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी टेबल पे बिस्किट नमकीन या कोई ऐसी चीज रखी है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सके। तो आपके पास किचन तो है ही खाने के लिए, लेकिन आपके पास एक अपना इंडिपेंडेंट फूड है। एंड ऑब्वियस है कि जब सुबह हो जाएगा तो कोई आपके पास से आके बिस्किट नहीं ले रहा, जिसको लेना होगा वो किचन से आके ले लेगा। इस तरीके से तो जाइलम ने क्या किया है कि जाइलम और फ्लोएम ने क्या किया है कि भाई मेरा काम सफर ना करे, मुझे जब एनर्जी चाहिए तो ऐसा ना हो कि कहीं और से लेनी पड़े। तो मैंने अपना छोटा सा पैरेन्काइमा रख लिया। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना, वो फूड को स्टोर कर लेगा, जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो जाइलम अपने पैरेन्काइमा से यूज कर लेगा। प्लांट से जो आती है वो आती रहेगी, बट मुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, तो मैंने अपना रख लिया। सेम विद द केस ऑफ स्ट्रेंथ, कि पूरे प्लांट को स्ट्रेंथ देनी है अलग बात है, बट मुझे अपने आप भी स्ट्रेंथ चाहिए जो डिपेंडेंसी ना शो करे, तो मैंने अपने पास थोड़े से फाइबर भी बन लिए। तो दोनों ही के पास पैरेन्काइमा भी है, दोनों के पास फाइबर है। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम है जो अभी आपने पीछे पढ़ा, बस आपने लोकेशन चेंज कर दी कि पैरेन्काइमा जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। बस वो पैरेन्काइमा फ्लोएम का है तो बन गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम का है तो बन गया जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसे ही फाइबर क्या होता है आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस फ्लोएम का फाइबर है तो फ्लोएम को स्ट्रेंथ दे देगा, जाइलम का फाइबर है तो जाइलम को स्ट्रेंथ दे देगा। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, ट्रैकीड और वेसल, और यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। एक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो आप पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम में वो इन्हीं चीजों का पढ़ेंगे, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, ट्रैकीड और वेसल्स को मिला के अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ इनमें लिविंग डेड की बात करें तो ट्रैकीड, वेसल, फाइबर तीनों ही जो है वो डेड एलिमेंट होते हैं। इन तीनों को आप देखोगे तो ये तीनों कैसे हैं, दीज आर डेड। पैरेन्काइमा कैसा होता है आप जानते ही हैं, लिविंग। तो आउट ऑफ 4 जाइलम में 3 एलिमेंट कैसे हैं, डेड है। एक एलिमेंट कैसा है, लिविंग, दैट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसे ही अगर आप फ्लोएम में देखोगे तो फ्लोएम के जो 3 एलिमेंट हैं वो लिविंग होते हैं, बट फाइबर तो डेड होता ही है, आप जानते ही हैं। द वन एलिमेंट इज डेड एंड दैट इज फाइबर। तो ये कंट्रास्ट हो गया, फ्लोएम के 4 में से 3 लिविंग है, 1 डेड है, और जाइलम के 4 में से 3 डेड है, 1 लिविंग है, लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जाइलम का कौन सा एलिमेंट डेड होता है और कौन सा एलिमेंट लिविंग होता है, फ्लोएम में कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है, लाइक दिस। ठीक है, और क्या देखना है हमें, कई बार ऐसा होगा कि आपको बुक में एक जनरल टर्म मिलेगा जिसको हम ट्रैकियरी एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा है ना वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, तो वाटर कंडक्शन टिश्यू जाइलम पूरा है, बट एक्चुअली जाइलम के अंदर कौन काम करेगा, क्या ये चारों कंडक्शन में हेल्प करते हैं, नहीं।
कंडक्शन में केवल ये दोनों हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि भाई इस घर में जो है वो एक बॉटनी पढ़ाने वाला लोग कोई है, तो क्या 4 घर में मेंबर है, चारों बॉटनी पढ़ा रहे हैं? नहीं, बॉटनी कोई 1 या 2 पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे कि भाई इस घर की नेट, इस फैमिली की नेट वर्थ कितनी है, 1 लाख रुपए पर मंथ। क्या 4 लोग हैं घर में, चारों कमा रहे हैं? नहीं, कमा कोई 1 या 2 ही रहा है, लेकिन वो फैमिली की वर्थ इनकम कहलाई है। टिश्यू एक्चुअली जाइलम है, ये नहीं, ये तो एलिमेंट्स हैं। इन चारों से मिलके एक फंक्शन पूरा होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन एक्चुअली इन चारों में से कौन कंडक्शन करेगा? तो 2 करते हैं, या तो ट्रैकीड या वेसल। तो ट्रैकीड और वेसल को मिला के, मैं यही लिख दे रहा हूं, इन दोनों को एक कॉमन टर्म में बोला जाता है, ये टर्म याद रखना है, इसको बोलते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकीड से बना है ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट जब आप वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा इंक्लूडिंग ट्रैकीड एंड वेसल, इन दोनों को मिला के आप क्या बोलेंगे? ट्रैकियरी एलिमेंट बोलेंगे, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो चेंजेस के हिसाब से आपको देखना है वो ये। एक चेंज क्या है, जब आप फ्लोएम की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नो और एंजियो कंडक्शन तो दोनों ही होता है। जिम्नो तो और टॉल ट्री है, टॉलेस्ट भी जिम्नोस्पर्म में है, तो वहां तो कंडक्शन और फास्टर रेट से चाहिए। होता क्या है कि जिम्नोस्पर्म में ये जो सीव ट्यूब है ना, वो ट्यूब के जैसी नहीं दिखाई देगी। ट्यूब का मतलब एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो गया, है ना? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्यूब ऐसा नहीं है, वो ट्यूब जैसे ना होके क्या होगा, वो चपटा होगा। चपटा होगा तो वहां पे इनकी जगह जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोल देते हैं? यहाँ पे एक वर्ड आएगा सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। और ये कहां आएगा? इन ओनली इन जिम्नोस्पर्म। सीव सेल और सीव ट्यूब में केवल डिफरेंस ये है कि लंबा है तो ट्यूब, अगर मैं इसको दबा दूं इतना रह जाए तो सेल, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्ट्रक्चर अगली क्लास में कल बनाओगी तो आप दोनों को समझ सकते हैं, केवल लंबाई का फर्क है। सेम जैसे भी आपने फाइबर और स्क्लेरेट के लिए पढ़ा था कि लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, या लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा। तो जिम्नो में क्या होता है, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल प्रेजेंट होगा, एल्बुमिनस सेल्स भी होती हैं। और एंजियोस्पर्म में केवल सीव सेल होती है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि सीव ट्यूब इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, बिकॉज ये और ये स्ट्रक्चर में एक जैसी है, काम करने में भी एक जैसी है, केवल डिफर करता है इनकी लंबाई चौड़ाई का, और कुछ नहीं। लेंथ एज कंपेयर टू विड्थ, अगर लेंथ ज्यादा है तो ट्यूब के जैसा हो जाएगा, अगर विड्थ ज्यादा है लेंथ के कंपेरिजन में तो सेल का स्टेटस रहेगा। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये जिम्नो में है और ये एनजीओ में है, दोनों चीजें एक ही है, बस नाम अलग अलग है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये केवल एनजीओ में है, ये जिम्नो में नहीं होगी। अगर कहीं जिम्नोस्पर्म में भी सीव ट्यूब दिया हुआ है तो आंसर वो भी ठीक हो जाएगा, बट बेटर आंसर क्या है कि वो ट्यूब लाइक ना होके सेल के जैसी होती हैं, उन्हें सीव सेल या एल्बुमिनस सेल कहते हैं। काम वही होगा जो सीव ट्यूब का होगा। इन दोनों में डिफरेंस केवल एक ही चीज का है, लेंथ और विड्थ का, बाकी कुछ नहीं, है ना? तो मैंने आपको एक जनरल लेआउट दे दिया कि ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, ये सब जो भी है वो। एक चेंजेस और आएगा इंपॉर्टेंट, वो चेंज क्या आएगा? मोनोकॉट की बात करते हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म की क्लासेस हैं। तो मोनोकॉट का अंदर क्या होता है? मोनोकॉट में जब आप फ्लोएम बनाओगे तो मोनोकॉट के फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होता। मतलब मोनोकॉट का फ्लोएम बनाओगे तो क्या होगा? 3 ही पार्ट आएंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फाइबर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, दिस इज यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केस में, यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये सब डिफरेंसेस हैं और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो रेयर होता है, जो चेंज होता है, वही इंपॉर्टेंट है। कि अगर मोनोकॉट का नाम दे दिया, मान लीजिए आपसे कहा गया कि कोई प्लांट मोनोकॉट का है, बनाना फॉर एग्जाम्पल, कि बनाना का फ्लोएम है तो उसमें क्या एब्सेंट होगा? तो बनाना मोनोकॉट है, केवल ये ध्यान रखना है आपको। और मोनोकॉट में पैरेन्काइमा नहीं होता, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप वैसे भी याद करोगे। तो मोनोकॉट के फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होता, ये भी लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आएगा इनका डिस्क्रिप्शन की एक्चुअली ट्रैकीड कैसी होती है, वेसल कैसी बनती है, फाइबर पैरेन्काइमा का डिस्क्रिप्शन सेम है। फ्लोएम के फाइबर के लिए भी हमने लिखा कि ये बास्ट फाइबर भी कहलाते हैं, और ये भी आपने लिखा कि ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यही सब तो लिखा था अभी हमने थोड़ी पहले। एग्जाम्पल भी लिखे थे आपने, जूट,
फ्लेक्स, हेम, तीन ही एनसीईआरटी में, तीन ही याद रखने हैं आपको, है ना। जाइलम का फाइबर जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, होता सब में है, लेकिन आप उसको एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। पैरेन्काइमा फूड स्टोर यहाँ भी करेगा, पैरेन्काइमा फूड स्टोर यहाँ भी करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ भी मिलेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ भी मिलेगी। बस यहाँ वाले हमारे काम के हैं, तो 3 एग्जाम्पल दे दिए गए। जिम्नोस्पर्म में इसकी जगह पे ये वर्ड आएगा, ये ध्यान रखना है। दोनों को मिला के अगर आप कोई वर्ड लाओगे ट्रैकिड वेसल को मिला के, तो ये ध्यान रखना है। जाइलम में 3 चीजें डेड होती हैं, 1 लिविंग है। फ्लोएम में 3 चीजें लिविंग है और 1 डेड है। ये सारी बातें आपको ओवरव्यू में समझनी थी। अब आपको बस ट्रैकिड और वेसल्स के स्ट्रक्चर्स पे जाना है, और फिर जाइलम के टाइप, जाइलम का अरेंजमेंट, ये सब चीजें भी आगे आएंगी। मतलब ये डिफरेंसेस वाला पैराग्राफ चलता रहेगा, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आपको कल जाइलम में ट्रैकिड, वेसल, इन सब का स्ट्रक्चर क्या है वो चीजें भी आपको देखनी है ना। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लियर और हो जाएगा। बोलो सर, मोनोकोट में कहाँ पे होगा फूड स्टोर? पैरेन्काइमा तो यूजुअली है नहीं उनमें। मोनोकॉट में एक्चुअली सिंपल बॉडी है ना, तो ट्रांसपोर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लाइक ट्री होते हैं, तो ट्री में तो लीफ बहुत ऊपर है। जैसे आपने किसी भी ट्री को देखा हो, स्पेशली फॉर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, जैसे मैंगो का ट्री है, तो मैंगो की लीफ तो बहुत ऊपर है, आप समझ ही सकते हैं मैंगो के ट्री के में, है ना। नीचे पूरा स्टेम है, फिर रूट भी आएगी, पता नहीं नीचे जमीन में कहाँ तक गई होगी। तो लीफ से फूड अगर जाएगा तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी, और जगह जगह पे फूड को स्टोर भी करना पड़ेगा। अब मोनोकॉट में आप ग्रास को इमेजिन करिए, मैंगो के कंपैरिजन में ग्रास को रखिए। अब बताइए कि क्या है। मान लीजिए किसी के घर ही एक रूम का घर हो, मान लीजिए मेरा फ्लैट यहाँ पे 1 BHK है, तो मेरे लिए मेरी टेबल पे फूड रखना और मेरी किचन से लाना, दोनों ऑलमोस्ट एक ही बातें हैं। ठीक है कि टेबल पे मुझे हाथ बढ़ाना पड़ेगा और किचन जाने के लिए मुझे 2 या 3 कदम चलने पड़ेंगे। लेकिन जिसका घर पूरा 4 BHK का बना हुआ है, जिसकी किचन जिसके रूम से बहुत दूर है, उसके लिए तो आसान वही है ना कि वो अपनी किचन अपने पास अपनी टेबल पे बना ले छोटी सी। भाई जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी किचन में नहीं, खाना तो मम्मा बना ही देगी, बट अगर मैं इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो मैं बिस्किट नमकीन अपने पास ही रख लेता हूँ। सेम सिचुएशन प्लांट के लिए भी है। जहां डिस्टेंस मैटर करेगी वहां टिश्यू भी डेवलप होंगे, क्योंकि ये तो एडॉप्टेशन है ना। प्लांट के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए, रूट की टिप को भी चाहिए, जबकि लीफ कहीं ऊपर बनी है और रूट की टिप में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। रूट की टिप पे मेरिस्टेम है, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेगा, बिना एनर्जी के तो नहीं करेगा। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, जगह जगह पे उनके स्टोरेज भी देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे है ही प्लांट बहुत छोटा सा, वहां पे ना तो कोई बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, ना ही बहुत ज्यादा अलग अलग स्पेस बनाने की जरूरत है। तो ये टेक्निकल डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ एडॉप्टेशन, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये चीजें प्लांट में आती है। सर तो मेनली मोनोकॉट्स में फूड स्टोर होता कहाँ है? पैरेन्काइमा में होगा, लेकिन फ्लोएम का अपना पैरेन्काइमा, इंडिविजुअल पैरेन्काइमा नहीं है। पूरी बॉडी में पैरेन्काइमा तो 10 जगह पे होगा, वो बात नहीं हो रही है। पूरी बॉडी में तो यहाँ भी पैरेन्काइमा बहुत सब जगह है, लेकिन जहां जाइलम है वहां पे पूरी बॉडी का चलता रहेगा, वो अपना देखेगा खुद। मेरे पास मेरा अपना इंडिविजुअल पैरेन्काइमा आ गया, क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए कि 10 लोग इंटरफेयर करें उस बात पे, या मुझे आसानी मिल जाएगी कि अगर मेरा इंडिविजुअल पैरेन्काइमा हो जाए। लेकिन नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो मोनोकॉट के अंदर क्योंकि ज्यादा जरूरतें हैं नहीं, बॉडी छोटी सी है, प्लांट बॉडी, लीफ हर जगह पे प्रेजेंट है, हर नोड से ग्रास में लीफ निकल आती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। जितना बना उतना इमीडिएट यूज हो गया, क्यों स्टोर करना। लेकिन डाइकॉट की अगर बात करोगे, लीफ होगी ऊपर, स्टेम है नीचे, रूट पता नहीं जमीन में कहाँ तक जा रही है, तो फोटोसिंथेसिस तो ऊपर हो रही है, चाहिए नीचे। तो इंडिविजुअली भी बचा के रखना पड़ेगा ना कि भाई अगर फूड नहीं आया लीफ से तो क्या होगा, तो प्लांट क्या मर जाएगा? नहीं, रूट तो डिवाइड करेगी। तो रूट ने अपना भी फ्लोएम के पास पैरेन्काइमा बना के रखा हुआ है, वो यूज हो जाएगा। ऐसे है चीजें। सर हमने ऐसे क्यों लिखा कि जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं? सीव ट्यूब भी बोल सकते थे सीधा। नहीं बोल नहीं सकते ना, क्योंकि 2 अलग से ट्यूब जैसा नहीं होता। अगर ये ट्यूब है तो ऐसे दिखाई देगा, अगर ये सेल है तो ऐसे नजर आएगा। दिस इज इलॉन्गेटेड, लंबी है ये, इसीलिए इसको ट्यूब बोल दिया गया। ये चपटी है तो ये सेल आएगा। यहाँ पे इसकी आप कह सकते हो इलॉन्गेटेड है तो इसकी हाइट आएगी,
बट यहाँ तो हाइट आएगी नहीं ना, यहाँ तो जो आएगा वो वर्ड थिकनेस होगा ना। दोनों वर्ड समझते हो ना अपनी डेली लाइफ के हिसाब से भी, कि हाइट और थिकनेस। जैसे लीफ की मोटाई होती है, लीफ की हाइट तो ना होती है, लेकिन प्लांट की हाइट होती है, प्लांट की मोटाई भी होती है बट हाइट भी है। तो लीफ की हाइट बन सकती है क्या? नहीं, क्योंकि लीफ चपटी है। लीफ में तो उल्टा सीधा करोगे तो डॉर्सल वेंट्रल सरफेस आ जाएगी। तो सीव सेल चपटी होती हैं, उनकी हाइट नहीं आ सकती। अगर वो सेल लंबी हो गई तो उन्हीं को ट्यूब बोल दिया जाएगा। केवल इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो सिर्फ हम ये जिम्नोस्पर्म में बोलेंगे कि हाँ, वो एल्ब्यूमिनस सेल्स और वो है ईच एंड एवरीथिंग मैंने लिख दी है, कहीं भी कुछ भी वो आगे पीछे नहीं करना है आपको। जहां जो लिखा है वहां पे वही अप्लाई होगा और कुछ नहीं, है ना। इसीलिए क्योंकि एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और एनाटॉमी से क्वेश्चंस भी काफी 4-5 आते हैं। अभी तक का मेरा हर साल का यही रहता है कि लोगों को एनाटॉमी नहीं समझ में आती। तो मैं नहीं चाहता कि आप पहले से माइंड मेकअप कर लें कि सर कह रहे हैं तो एनाटॉमी तो समझ में आएगी नहीं। मैं चाहता हूं आपको समझ में आए, तो मैं उतनी ही कोशिश करूंगा कि आपको जितना जरूरी है उतना दिया जाए और आपको समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो रट्टू तोता की तरीके से याद तो करना ही पड़ेगा। याद करने का सीधा फंडा होता है कि जहां जो लाइन लिखी है उससे ना आगे ना पीछे। फिर याद करने का मतलब होता है कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, जैसे बता दिया गया वैसे याद कर लो। समझने के लिए आप दिमाग चला सकते हो, कोशिश वही करनी है कि जो सर ने बताया वो क्यों बताया। क्यों यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म में ये वर्ड लिखे हैं, तो सब लिख तो दिया कि इसकी जगह ये वर्ड आएगा और ओनली जिम्नोस्पर्म में। अगर एंजियोस्पर्म में है तो आपको यही वर्ड यूज करना है। फ्लावरिंग प्लांट की तो एनाटॉमी पढ़ रहे हो, टेरिडोफाइट की तो कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि चैप्टर आपका क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। तो टेरिडोफाइट में क्या होगा, मैटर ही नहीं करता। ब्रायो में तो टिश्यू होता ही नहीं, जाइलम फ्लोएम। आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाया गया होगा कि जो पहली बार वेस्कुलर टिश्यू है वो टेरिडोफाइट से बना है। दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज, ये कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आप पढ़ रहे हैं जाइलम फ्लोएम, ये पहली बार प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट में आए। तो ब्रायो और एल्गी में तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। केवल टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो में 2 क्लास, डाइकॉट और मोनोकॉट। टेरिडोफाइट की हमें पढ़नी नहीं है, जिम्नोस्पर्म की पढ़नी है और डाइकॉट मोनोकॉट की पढ़नी है। तो क्या जिम्नो में है, क्या एंजियो में है, आपके सामने लिखा हुआ है। बाकी अगली क्लास में, हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्लास भी मेरी। वो ज्यादातर डाइकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। क्या चीज? नट्स। अब ये अलग चीज है, बिकॉज नट्स में नट की डेफिनेशन बॉटनी की अलग है और जो डेली लाइफ की है वो अलग है। ग्राउंड नट इज नॉट नट बेसिकली, है ना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, तो उसमें हम जा नहीं सकते, बिकॉज इंग्लिश में किसको क्या नाम दिया वो कंसर्न नहीं है। इससे सिंपल अभी आप यहाँ पे भी पढ़ोगे कि वुड का मतलब क्या होता है, तो वुड का मतलब कुछ और होता है। आप कहते हैं कि बांस की लकड़ी है, बट मेरे हिसाब से बांस में लकड़ी होती ही नहीं। बॉटनी का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है कि इनमें से किस में वुड नहीं होती, तो आंसर बैम्बू है। तो बांस की लकड़ी एक्चुअली लकड़ी है ही नहीं, तो इसका मतलब लकड़ी को डिफाइन कैसे करोगे? बॉटनी में लकड़ी की डेफिनेशन क्या है? सेम फ्रूट में एक नट टाइप है। अब वो नट एक्चुअली है या नहीं है, उसके लिए आपको फ्रूट के टाइप्स पे जाना पड़ेगा। तो हम अभी उस चीज पे नहीं जा रहे, बट समझ सकते हो कि सिंघाड़ा के आगे लिखा है वाटर चेस्ट नट, बट वो नट नहीं है। ग्राउंड नट, मूंगफली या पीनट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली वो नट नहीं है। कैश्यू नट नट है, एलमंड नट है, जबकि एलमंड के आगे तो कोई नट नहीं लिखा होता। वॉलनट एक नट है, उसके आगे नट लिखा हुआ भी है। तो ये चीजें अलग अलग हैं। जस्ट लाइक कि टमाटर एक फ्रूट है, अब आप कहोगे सर हम तो सब्जी समझते हैं उसे, तो इसके लिए फिर आपको और डिटेल में जाना होता है जिसकी जरूरत फिलहाल है नहीं। तो अभी आप ये मत याद रखिए कि नट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ये कि जहां जो लिखा है वो याद कर लीजिए। सर मतलब ये नहीं कह सकते कि वो डाइकॉट है, मोनोकॉट है, ऐसा कुछ अलग अलग है ना। अब ये काउंट थोड़ा कर लोगे कि आप 5 में से कौन से कितने हैं। 5 ही नट थोड़ा होते हैं, 50 नट्स होते हैं, कैसे करोगे? उनका तो फिर एक डिटेल क्लासिफिकेशन है कि नट्स कितने टाइप के हैं, फाइबर कितने टाइप के हैं, है ना। यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट बाद क्लास, 5 मिनट के बाद। हाँ, गुड इवनिंग बेटा।